अगर आपने 1 लाख रुपए डाला होता 30 साल पहले, तो निफ्टी 50 में, निफ्टी 500 में शायद वो 50 लाख के आसपास होता, और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में वो 9 करोड़ होता। इतना बड़ा फर्क है, इतना मैसिव गैप आ जाता है। आपको अगर तेज पैसा बनाना है ना, तो उसका भी तरीका है। 2019 में आई थिंक 5 या 6 रुपए का शेयर था, आज 700-800 का शेयर हो गया है। आप कितना लाल देख सकते हो इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 30% क्या, मैं 50% लाल भी देख सकता हूँ। इकोनॉमिस्ट लोग जो है, जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट खत्म हो जाएगी। सितंबर टू सितंबर भी नहीं आया अगला, ऑलमोस्ट हम वहां पहुंच गए हैं जहां से हम गिरे थे। तो रिकवरी हो जाती है। देखिए, अगर आप 10-15 साल के लिए सोच रहे हैं, तो आप आज एंट्री करेंगे या आज से 1000 पॉइंट नीचे करेंगे या 1000 पॉइंट ऊपर करेंगे, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। लोग ये सोचते हैं मुझे 3 साल के अंदर यहाँ पे अपना पैसा किसी भी तरह डबल ट्रिपल करके जाना है। बिल्कुल ये रहती है। ये गेम लंबा है, ये इतना तो समझना पड़ेगा लोगों को। ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। ये पहले 5 साल जीरो देगी, फिर अचानक से 3 गुना हो जाएगी। देखिए, 25,000 अगर कोई कमा रहा है, तो आप ऐसे समझिए आपकी तनख्वाह 25,000 नहीं है, आपकी तनख्वाह 22,000 है, ठीक है, 23,000 है, और वो 2-3 हज़ार जो है वो SIP कर रहा है। अब जो बंदा 50,000 पे पहुंच गया, वेरी गुड, अच्छी बात है। एटलीस्ट 10 से 15% वो अपनी SIP कर। 10,000 भी डालेंगे तो 15 साल में यू शुड बी सिटिंग ऑन अ गुड 80-90 लाख रुपीज ऑफ कॉपर्स, अगर अच्छे से इन्वेस्ट हो गया तो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 3 साल में गाड़ी चाहिए, 5 साल में घर चाहिए, 10 साल में रिटायरमेंट चाहिए, 20 साल में XYZ चाहिए, मेरे को जनरेशनल वेल्थ जनरेट करनी, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करो। एक गोल के पीछे 3 से 4 म्यूचुअल फंड। ओके, ETF भी वही है, म्यूचुअल फंड ही है एक तरीके से, पर लिस्टेड म्यूचुअल फंड है। तो ETF में आप वो वाली स्ट्रैटेजी लगा सकते हो, जब जब गिरेगा मैं ETF खरीद लूंगा, जो हम सिप ऑन डिप कहते हैं जैसे। अब दूसरा जो स्टेज आता है जिसमें रिस्क हल्का सा ज्यादा होता है पर रिटर्न्स फिर भी फिक्स्ड होते हैं और ज्यादा होते हैं, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। जैसे मैंने जेट एयरवेज में शेयर लिया था, तब कभी कोई सोच सकता था कि जेट एयरवेज बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं सोच सकता था ना, हुई, हमारे पैसे खराब हुए उसमें। DHFL इतनी बड़ी कंपनी खत्म हो गई। अगर किसी को 15 साल में करोड़पति बनना है तो उसकी SIP होती है 14,000 रुपीज पर मंथ, ओके, विद अ स्टेप अप ऑफ 7% पर ईयर। कोई भी चीज बढ़ जाती है तो हमें लगता है कि अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती, और ये गोल्ड के साथ हर पॉइंट पे लगा है, ऑल है। और जब तक अनसर्टेनिटी का माहौल होता है, गोल्ड राजा होता है। गोल्ड 50% भी क्रैश किया है, 50%। पूरे ट्रेडर बेस में से साल का भी 1% लोग साल का 1 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं। आप यहाँ किसी बच्चे के पास चले जाओ, उसको लगता है मैं 50,000 डालूंगा तो मैं महीने का 1 लाख रुपए कमा लूंगा। बिल्कुल ये जो 1% लोग हैं जो पैसा बना पा रहे हैं, उसमें से मोर देन 90% पैसा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स बना रहे हैं। ओके। जैसे एक क्लाइंट मिले, उन्होंने अपने म्यूचुअल फंड में 54 म्यूचुअल फंड्स खरीदे हुए हैं। अरे हर क्वार्टर में जो भी टॉप परफॉर्मिंग फंड था वो अच्छा, खरीद उसको लिया। बिलियनियर माइंडसेट है ना, या मिलियनियर माइंडसेट है, वो एक्स्ट्रा रिटर्न्स नहीं चेज कर रहा है, वो कैपिटल प्रेजर्वेशन के साथ कैपिटल ग्रोथ चेज कर रहा है कि मेरा कैपिटल खत्म ना हो जाए। बोलते 20-25% उन लोगों की अपेक्षा होती है जिन पे पैसे नहीं होते। देखो, मार्केट्स का ना पता नहीं होता। जापान 35 ईयर्स तक सेम, मतलब ऐसे कप मार के आया है। 35 ईयर्स के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्री IPO जो है, उसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए ओवर लास्ट 4-5 ईयर्स, ठीक है, पर रिस्क है, बहुत हैवी रिस्क है कि अभी तक लिस्टिंग ही नहीं हुई उसकी। तो अगर भारत में 40 बैंक अकाउंट है, 40 बैंक्स है, तो 40 बैंक्स में आप 5-5 लाख डाल देंगे और 40 के 40 डूबे तो भी आपके 2 करोड़ वापस आ जाएंगे। तो जेन स्ट्रीट टॉप टेक्नोलॉजी के लोग हायर करता है जिनको एल्गोज बनाने आते हैं ट्रेडिंग करने के। आप है ना 5-10 हज़ार से ट्रेडिंग करने आएंगे तो हर रोज हारेंगे। अब मैं तो कहता हूं मार्केट में उस आदमी को ट्रेड ही नहीं करना चाहिए जिसके पास 10 लाख से कम का कैपिटल है। स्विच पर आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बिजनेस रेफरेंस कोच संजय कटोरिया। संजय वेलकम। थैंक यू सो मच। संजय कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। संजय, लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो मार्केट देखिए कहाँ जा रही थी, शायद 21,800 पे थी। पैनिक था और हम बात कर रहे थे कि सब कुछ लाल है। आपने कहा था, मैंने पूछा आपसे कि क्या हाल चाल है, आपने कहा आज तो सब कुछ लाल चल रहा है। तो अभी वापस देखिए रिबाउंड हो गई, तो कैसा लग रहा है? इवन तो आपने कहा था कि कुछ वेट करें लोग, फिर से वापस आएगी मार्केट, अभी कैसा समझ में आ रहा है? देखिए, वापस मैं यही कहता हूँ कि ये इकोनॉमिस्ट लोग जो है, जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट खत्म हो जाएगी, जब ऊपर जा रही होती है तो कहते हैं भाई अब इसको कोई रोक नहीं सकता। आई थिंक मार्केट्स क्या है कि इट्स अ सम टोटल ऑफ एवरीबडीज इमोशन, ठीक है। इसमें लॉजिक कम चलता है, इमोशन ज़्यादा चलता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट्स आर इमोशनल इन द शॉर्ट टर्म पर फंडामेंटल इन द लॉन्ग टर्म। अगर एक कंपनी अच्छा करेगी तो देश अच्छा करेगा, कंपनी अच्छी करेगी, स्टॉक मार्केट अच्छा करेगी। सिंपल रूल है ये। और अभी तो एज ए स्टॉक मार्केट हम बड़े छोटे हैं। मतलब आपको एक उदाहरण दूं तो इंडिया की वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज में इंडिया की 3 ही कंपनी आती हैं, और पहली कंपनी रिलायंस है, वो 65th नंबर पे आती है। ओके।
तो हमारे पास कितना बड़ा स्पेस है अभी ट्रैवल करने को, बहुत बड़ा स्पेस है, और हमारी कंपनी सक्षम है, लोग सक्षम है, हम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं तो हमेशा ऑलवेज बुलिश हूँ इंडिया पे। हाँ, शॉर्ट टर्म में प्लस माइनस चलता रहता है, बट मैं उस टाइम भी आपको बोल के गया था कि मैं डेली ट्रैकिंग इतना नहीं करता, और मैं लोगों को भी यही कहता हूँ कि वो टाइम था खरीदने का। अब अगर आपने, देखिए क्या होता है, हर बार हम आके बोलते हैं अगर काश आपने 2020 में खरीदा होता, बिल्कुल, तो वो काश वाला मूवमेंट था, एक सिर्फ 6 महीने पहले ही था। एग्जैक्टली 6 महीने भी नहीं हुए शायद, 4 महीने पहले तक का ही था, मार्च अप्रैल तक का ही था। 4 महीने पहले आपके पास वो मोमेंट था। आज अगर मैं वापस आके बोलूं काश आपने 4 महीने पहले खरीदा होता, तो हर बार काश मत कीजिए, कभी तो एक्शन लीजिए। यू हैव टू टेक एन एक्शन। आप कह रहे थे उसमें ना कि हम तो भर के खरीदेंगे, और फिर जो लोग ये कह रहे हैं कि अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो लोग बाद में पछताएंगे, और मैं तब हंस रहा हूँ। हाँ, और वो ये तुम हंसोगे तुम रोगे मैं हंसूंगा, वो था ना डायलॉग इसका 3 इडियट्स का। तो मेरे साथ वही हो रहा था। ये मैं देखते आ रहा हूँ, मतलब आई एम इन द मार्केट्स इन 2006, आज ऑलमोस्ट 20 साल हो गए ना, मैं यही देखते हुए आ रहा हूँ कि आपको मैं बताता हूँ, जैसे जब मैंने SIP चालू करी थी 2008 का जनवरी था, उसके बाद मार्केट 60% क्रैश करी है। तो मैंने वो देखा हुआ है साइकिल, तो मुझे समझ आती है ये बात। अब एंड एवरी नेगेटिव साइकिल मेक्स अस मोर स्ट्रांग, और हमें ये बिलीव करवाता है कि अगला साइकिल हमारे को अच्छा पैसा बना के देगा। सही भाई, इसमें अभी एक सवाल अब लोगों का ये आ रहा है कि ठीक है, हमने वो मौका तो गंवा दिया, अब क्या करें? अब मार्केट क्योंकि हाई पे आ गई है, तो क्या अब खरीदें? क्योंकि लोगों को ये रह रहा है कि अब अगर खरीदेंगे तो यार ऐसा ना हो कि हमने बहुत हाई पे खरीद लिया फिर मार्केट नीचे चली जाए। तो इस सिचुएशन में लोग क्या करें? देखिए, एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years बैक, ओके, द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। ठीक है, तो आपको ना आज ही चालू करना है, आपको ये नहीं सोचना। देखिए, अगर आप 10-15 साल के लिए सोच रहे हैं, तो आप आज एंट्री करेंगे या आज से 1000 पॉइंट नीचे करेंगे या 1000 पॉइंट ऊपर करेंगे, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। बिल्कुल, ठीक है। अगर आप 10-15 साल के लिए सोच रहे हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, तो वैसे भी आपको इक्विटी मार्केट में आना ही नहीं चाहिए। प्रॉब्लम ये है, लोग ये सोचते हैं मुझे 3 साल के अंदर यहाँ पे अपना पैसा किसी भी तरह डबल ट्रिपल करके जाना है, बिल्कुल ये रहती है। तो वो नहीं पॉसिबल है। हाँ, वो कोई वन ऑफ केस हो गया, आपने कोई बहुत अच्छा मल्टी बैगर आइडेंटिफाई कर लिया, और बट उस पर होल्ड करना, अगर आपने कोई शेयर 10 रुपये का खरीदा था और वो अचानक से 1 साल के अंदर 30 रुपये का हो गया, तो आप नहीं पकड़ पाओगे, आप उसको बेच दोगे, आप वेट नहीं करोगे। जैसे एक कंपनी थी अभी, मतलब एक रिकमेंडेशन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल है, 2019 में आई थिंक 5 या 6 रुपये का शेयर था, आज 700-800 का शेयर हो गया, CG पावर करके। ठीक है, अब किसी ने 5-6 रुपये में खरीदा, अचानक से वो 1 साल के अंदर 50 रुपये हो गए, तो वो तो छोड़ देगा। बिल्कुल, ही विल नॉट वेट नहीं कि मैं इतना वेट करूं। तो इसलिए ना ये सारी हाइपोथेटिकल बातें हैं, काश मैंने ये खरीदा होता का। आप काश मत करो। अगर आप लंबे समय के लिए हो तो मार्केट में SIP करो और पैसे को बढ़ने दो आराम से, शांति से। फाइन। संजय भाई, आप कह रहे हैं कि मार्केट में SIP करो, अभी स्टार्ट करो और पैसे को अपने टाइम दो, मार्केट बढ़ाएगी। लेकिन एक चीज़ ये आती है संजय भाई, ये चीज़ हमें ना सबको पता है कि हमें बजटिंग करनी है, हमें इन्वेस्ट करना है, और फिर हमारे पास पैसा बनेगा। लेकिन हम लोगों के पास वो क्या चीज़ होती है कि हम फिर भी रुक जाते हैं इन्वेस्ट करने से, फिर भी लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते, फिर भी सोचते रहते हैं। देखिए, क्योंकि ना लोगों के गोल्स क्लियर नहीं है। मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पे साइकोलॉजिकली काम करती हैं। सबसे पहले ना हमारे वो मानसिकता बनी हुई है गेट रिच क्विक। मैं अभी दुबई गया था और मैं एक बड़े फंड मैनेजर से मिला वहाँ पे, तो उनका फंड करीबन $250-300 मिलियन का है। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो उनको जो पैसा देता है वो सारे बड़े लोग हैं जिनके खुद के $1 मिलियन बिजनेसेस हैं ये सब। तो मैं बोला यार ये तो बहुत प्रेशर करते होंगे आप पे कि 16% रिटर्न बनाओ, 25% बनाओ, 30% बनाओ। बोले नहीं संजय जी, ये तो 8-10% मांगते हैं। मतलब जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो तो कम रिटर्न में भी खुश है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली वहाँ पे, बोलते कि जो बिलियनियर माइंडसेट है ना, या मिलियनियर माइंडसेट है, वो एक्स्ट्रा रिटर्न्स नहीं चेज कर रहा है, वो कैपिटल प्रेजर्वेशन के साथ कैपिटल ग्रोथ चेज कर रहा है कि मेरा कैपिटल खत्म ना हो जाए। आपको अगर तेज पैसा बनाना है ना, तो उसका भी तरीका है, और वो तरीका है आप अपनी एक्टिव इनकम पे फोकस करो, एक्टिव स्किल्स पे फोकस करो। आपके बिजनेस से, प्रोफेशन से, सैलरी से आप ज्यादा तेजी से पैसा कमा सकते हो, मार्केट से नहीं कमा सकते। मार्केट से उल-जलूल एक्सपेक्टेशंस रखना फिर गलत हो जाता है। तो पहली चीज ये होती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत होती है मार्केट से। भाई वॉरेन बफेट भी कहते हैं वो रिश्ते ज्यादा लंबे निभते हैं जहां अपेक्षाएं कम होती हैं। बिल्कुल। तो अपेक्षा कम कर दो पहले मार्केट से। सेकंड, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। मेरा गोल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे 3 साल में गाड़ी चाहिए, 5 साल में घर चाहिए, 10 साल में रिटायरमेंट चाहिए, 20 साल में XYZ चाहिए, मेरे को जनरेशनल वेल्थ जनरेट करनी है। उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करो। होता क्या है, छोटा गोल होता है 3 साल का, आदमी आके स्टॉक मार्केट में पैसा डालता है, फिर पैसा फंस जाता है, फिर वो रोता रहता है। 3 साल के पैसे के लिए तो हम कभी कहते ही नहीं स्टॉक मार्केट हो। मार्केट इज फॉर एनीथिंग अपवर्ड्स ऑफ 3 to 4 years। 4 साल के ऊपर होगा तो मार्केट में घुसना चालू करिए धीरे 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 धीरे।
और उसके बाद जो आपको ये कन्विक्शन नहीं होता कि अगर आप होल्ड करोगे तो आपका गोल अचीव हो जाएगा, क्योंकि आपने एजुकेशन नहीं ली, आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है ही नहीं, आपको पता ही नहीं कंपाउंडिंग काम कैसे करती है, आपको पता ही नहीं बजटिंग की इंपॉर्टेंस कैसी है। तो अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन ठीक कर लीजिए, रादर मैं सबसे पहला स्टेप कहूँगा फाइनेंशियल लिटरेसी, एक्सपेक्टेशन ठीक सेट कर लीजिए और गोल के हिसाब से निवेश करके शांति से बैठ जाइए। मतलब इसमें ना अगर आप वो ज्यादा एक्शन करोगे ना तो आप प्रॉब्लम में आओगे, कम एक्शन करोगे तो ठीक रहोगे। बिल्कुल संजय भाई, लेकिन अभी सेविंग्स पे ही आ जाते हैं। सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं आपके साथ कि जैसे मैं अभी आपके पिछला क्वेश्चन मैंने आपसे किया कि लोग चाहते हैं इन्वेस्ट भी करें, सब कुछ करें, लेकिन वो पहला स्टेप नहीं ले पाते, सेव नहीं कर पाते। आप क्योंकि फ्रेंड्स कोच हैं, आपके पास ऐसे केसेस आते होंगे, तो आप ये बताएं कि ये क्या मेंटालिटी हो जाती है लोगों की कि चाहते सब कुछ है लेकिन वो इनिशियल जो फेज है सेविंग का वो लोगों के पास नहीं हो पाता है। मेरा ना हमारा एक स्टूडेंट है, वो ना एफडी भी सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करते हैं। अच्छा, ओके। मतलब एक तो करते ही एफडी है और करते भी सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। मतलब कल को एचडीएफसी भी डूब जाएगा, कुछ भी डूब जाएगा, इतना फियर है उनको। फिर मैंने उनको समझाया, मतलब देखिए आरबीआई कहता है कि आप जो है कोई भी बैंक अगर फेल हो जाएगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको 5 लाख रुपए वापस कर देगा। तो एटलीस्ट हर बैंक में 5 लाख की एफडी कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कोई बैंक आपको 50 पैसा ज़्यादा ब्याज दे देता है, कोई 1 रुपया ज़्यादा ब्याज देता है, हर बैंक का, चाहे वो शेड्यूल्ड बैंक हो चाहे कोई भी बैंक हो, आप उस पर शेड्यूल्ड बैंक जो होते हैं वो अच्छी एफडी का रेट दे देते हैं आपको। अगर समझिए कोई बड़ा बैंक होता है वो 6.5% देगा, तो वो 7.5 भी दे देते हैं, 8 भी दे देते हैं। तो डाल दीजिए 5 लाख वहाँ पे, वो तो सरकार से गारंटीड है, बैंक डूबा तो भी मिलेगा आपको। तो ये क्या है, लैक ऑफ नॉलेज है। कितना भी नहीं आपको पता कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से उनकी सब्सिडरी कंपनी है DICGC, जो गारंटी करती है कि 5 लाख तक का आपका एफडी हर बैंक अकाउंट का, हर पैन के लिए अलग। तो अगर भारत में 40 बैंक अकाउंट है, 40 बैंक्स है, तो 40 बैंक्स में आप 5-5 लाख डाल देंगे और 40 के 40 डूबे तो भी आपके 2 करोड़ वापस आ जाएंगे। ओके, ठीक है। तो पहली चीज तो ये आपको हो गई। अब फिर वहां से उन्होंने स्टार्ट किया। फिर मैंने उनको कहा देखिए आपने पहला कदम लिया, वेरी गुड। देखिए क्या है, लोगों को रिस्क लेना ही, बहुत कम लोगों को रिस्क समझ ही नहीं आता है। फिर मैंने उनको कहा कि अच्छा, उनको ये लगता है कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है तो मेरे को सारे 10 लाख से ही रिस्क लेना है। मतलब अरे भाई 10 लाख से मत लो, 25,000 रुपए से रिस्क लो। चलो हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ले लेते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में क्या, अच्छी कंपनी के बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, पिरामिल का बॉन्ड आ रहा है, XYZ, जो भी रेटेड कंपनी जिनकी रेटिंग होती, उसमें आपको ब्याज दर 10% के आसपास मिल जाती। तो आप करो 25,000 रुपए डाल के, तो देखो 1-2 बार जब ट्रांजैक्शन पूरा होगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, फिर लंबे अवधि के लिए आ रहे हो, 6-7 साल के लिए आ रहे हो, इंडेक्स फंड में डाल दो, निफ्टी 50 में डाल दो। अगर रिस्क ज़्यादा लेना है तो निफ्टी मिड कैप में डाल दो, बहुत रिस्क लेना है निफ्टी स्मॉल कैप में डाल दो। कोई नॉर्मल एक्टिव फंड मत करो, सिर्फ इंडेक्स पकड़ लो, कोई भी इंडेक्स पकड़ लो, उसके म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो। ठीक है। तो आपको पहले पैर गीला करो, हल्का सा पैर गीला करो, फिर धीरे धीरे स्विमिंग पूल में घुसो घुसो घुसो, और फिर जब अच्छे समझ जाओगे तो आप तैराक बन जाओगे, मतलब आप एक अच्छे स्विमर बन जाओगे। तो रिस्क को हम इसे कहते हैं रिस्क लैडरिंग, यानी रिस्क की सीढ़ी को चढ़ना चालू कीजिए, क्योंकि रिस्क लिए बिना रिटर्न्स नहीं आएंगे। या आपकी कमाई इतनी ज्यादा हो कि एफडी के 6% ब्याज से भी आपको इतना पैसा आ रहा हो कि आपको प्रॉब्लम ना हो, या तो वो स्थिति है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वैसा नहीं है तो आपको धीरे धीरे फिर रिस्क लैडरिंग करनी पड़ेगी। फाइन। संजय भाई, आपको ये नहीं लगता कि आजकल जो सोशल मीडिया का हमारा ट्रेंड है उसकी वजह से लोगों की जो एबिलिटी है सेव करने को, इन्वेस्ट करने की, एक तरीके से तो बड़ी है। मान लीजिए आप जैसे लोग आ गए, आप लोगों ने बताया, अंकुर हैं, वो लोग बता रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घटी भी है, क्योंकि एक चीज़ देख रहे हैं, मुझे भी वो चीज़ चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी लेनी मुझे। तो इससे क्या आपको लगता है? देखो, मैंने ना एक बार अपनी क्लास में एक एक्सरसाइज की थी और मैंने सबको कहा था कि आप एक काम करो, आपके घर में जो भी आपकी चीज़ें हैं, घड़ी, कपड़े, जूते, जो भी आप एक्सेसरी, जो भी चीज़ें, आप वो चीज़ पकड़ो जो आपने पिछले 1 साल से छुई नहीं है। ओके। चाहे आपकी कोई शर्ट थी, ट्राउज़र थी, बेल्ट थी, घड़ी थी, कोई भी चीज़ थी, तो अगर 1 साल से नहीं छुई तो चांस तो कम ही है ना, अब आप उसको वापस यूज़ करोगे। मतलब आपके पास अगर 100 आइटम है तो कितनी आइटम्स ऐसी हैं? काफ़ी सारी होंगी, मतलब आपके भी बिल्कुल। मैंने ये एक्सरसाइज दी थी क्लास में, तो अगली बार जब बच्चे आए वापस तो लड़कों के केस में ये नंबर 60 के आसपास निकला, और लड़कियों के केस में ये नंबर 80 के आसपास निकला। तो उससे ना उनको गिल्ट हुआ, समझ आया। मतलब देखिए, आप जब इसको खरीद रहे थे तब आपने ये सोचा था कि आप जो है मतलब इसको इस तरीके से यूज़ ही नहीं करोगे उसके बाद। बिल्कुल नहीं सोचता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी कई लड़कियां हैं, कुछ फ्रेंड्स भी हमारी, उनके घर ना मैं जाता हूँ, कभी मिलता हूँ उनसे, तो उनके ना मिंत्रा के पैकेट खुले भी नहीं होते।
मतलब आ गए हैं, पड़े हैं, खुले भी नहीं है, पर उस टाइम दबा दिया। 800 रुपए की ड्रेस हो गई, 1000 रुपए की ड्रेस हो गई, जी अच्छी लग रही है, लाल कलर की ड्रेस आई है, नया डिजाइन आया। तो मतलब ऐसा हो गया कि मिंत्रा वाले भैया को पता है कि ये दीदी का घर का है तो इतनी ज्यादा ऑर्डरिंग हो रही है उधर से। तो मतलब नथिंग अगेंस्ट मिंत्रा और एनीवन, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो माय पॉइंट इज कि आपको जब आप डिसीजन लेते हो, परचेज डिसीजन लेते हो, मार्केटिंग वालों का ये काम है कि आपसे पैसा निकलवाए। आपका काम है अपने पैसे को संरक्षित करने का, उसको बचा के रखने का। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या मैं ये चीज यूज करने वाला हूं। थोड़ा एक कदम पीछे ले लो, ठहर जाओ, पूछ लो अपने आप से, अपनी शॉपिंग लिस्ट बना लो और हफ्ते का एक दिन रखो कि मैं शॉपिंग लिस्ट रिव्यू करूंगा, इसमें से मुझे क्या चाहिए। आपने तय कर लिया कि शनिवार का दिन होगा जी जब मैं शॉपिंग करना है, अपने कार्ट में डाल लो और शनिवार को चेक कर लो इनमें से एक्चुअली कौन सी चीज चाहिए, क्योंकि उस टाइम अगर आपने खरीद लिया तो वो इंपल्स बाइंग हो जाती है। पर अगर आपने कार्ट में डाल दिया तो ये अमेजॉन और ये लोग भी कहते हैं कि कार्ट में एक बार डाला ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग बहुत कम हो जाती है, वो चीज लोग नहीं खरीदते। और आप अपना खुद का भी बिहेवियर याद करेंगे यस भाई, तो आपको भी दिखेगा कि यार मैंने जो कार्ट में डाला भूल ही गया, फिर मैंने खरीदा। एग्जैक्टली पड़ा रहता है, वो पड़ा रहता था कार्ट में। तो पहले कार्ट में डालिए, पहले परचेज मत कीजिए, पहले कार्ट में डालिए और परचेज डे बना लीजिए अपना कि मैं शनिवार, जो भी आपको दिन पसंद है, आप छुट्टी पे हो उस दिन, और उसने आप उस दिन अच्छा यार 20 आइटम कार्ट में डाली थी, चाहिए तो 3 ही थी, तो 17 आइटम को क्रॉस मार दो, खत्म कर दो वहां से। सो दीज आर सम थिंग्स विच यू कैन यूज, क्योंकि अब क्या है, इंस्टाग्राम है, आप एक एवरेज इंडियन 7.5-8 घंटा स्क्रीन टाइम पे, और उसमें से 30% टाइम्स वो ऐड दिख रहा है। Exactly. तो यानी दिन में 2.5 घंटे ऐड दिख रहा है, तो माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और एडवर्टाइजर्स बहुत इनोवेटिव हो गए हैं, वो स्कीम्स भी देते हैं, ऑफर्स भी देते हैं, आपको कम फोमो भी दिला देते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट भी करा देते हैं, योलो भी करा देते हैं, यू ओनली लिव वंस भी करा देते हैं, सब कुछ करा देते हैं। उनको आता है भाई, उनका गेम है ये, दैट्स देयर गेम। तो उनकी गेम से बचिए, अपने आप को संरक्षित रखिए, और आज आप भी ये एक्सरसाइज करिए और कमेंट सेक्शन में आके इस वीडियो के बाद में बताना कि भाई कितनी ऐसी चीजें थी 100 में से जो आपकी 1 साल से आपने छुई भी नहीं, और उससे आपको रियलाइज होगा कि आप इंपल्स बाइंग मत करिए। संजय भाई, कुछ और पर्सनल फाइनेंस हैबिट आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे, किस तरीके से वो अपनी सेविंग्स बढ़ा सकें या सेविंग कर सकें। और इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने क्या, क्योंकि आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, हमारी नज़र में, सबकी नज़र में है, तो क्या आपने भी कोई ऐसी गलतियाँ की हैं पर्सनल फाइनेंस में जो मतलब आपको लगा नहीं करनी चाहिए थी? हाँ, तो कुछ देखिए, हम हमेशा कहते हैं योर स्पेंड्स शुड बी रूल बेस्ड एंड योर इन्वेस्टमेंट्स शुड बी गोल बेस्ड। ओके, ठीक है जी। स्पेंड शुड बी रूल बेस्ड, यानी नियम होना चाहिए खर्चे का। जैसे एक नियम हो गया, मैं अगर कोई चीज 2 बार खरीद सकता हूं तो 1 बार खरीदूंगा, ये एक नियम हो गया। दूसरा नियम हो गया द 1% रूल। एवरी मंथ मैं अपना बजट लेके बैठूंगा और उसको 1% कट करूंगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैं इस महीने 40,000 का खर्चा किया, तो मैं अब तय करूंगा कि अगले महीने में 40,000 से सिर्फ 400 रुपए कम कर दूंगा। अब वो 400 कैसे कम होगा? एक स्विगी जोमेटो का ऑर्डर कम कर लो, एक ही, ठीक है। या फिर आपने एक उबर राइड की जगह आपने मेट्रो पकड़ ली, पैदल चले गए कहीं पे, ये पहला स्टेप हुआ। अगले महीने जब आप वो 39,600 हो गया, फिर से 400 कम करो। ऐसे करते करते आप उसमें बचा रहे हो पैसा, ये पैसा आपका आगे ऐड ऑन होगा। अभी शुरू में छोटा लगेगा, पर बाद में ये नंबर बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो पहला, ये दूसरा एक रूल हो गया। तीसरा आपका रूल हो गया बकेट सिस्टम यूज करिए। बकेट सिस्टम का मतलब ये होता है कि सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए। 4 में से 3 लोगों के पास ऐसा इमरजेंसी फंड नहीं है। मतलब आपको किसी की जॉब चली जाए, मेरे एक फ्रेंड की जॉब चली गई, तो 3 महीने का पैसा नहीं था उसके पास, और उसकी तनख्वाह 2.5 लाख रुपए महीना थी, 2.5 लाख रुपीज अ मंथ उसकी सैलरी थी, और वो 3 महीने का पैसा जमा नहीं कर पाया। तो एटलीस्ट आपके पास 6 महीने का एक जो है इमरजेंसी फंड क्रिएटेड होना चाहिए आपके पास। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप करिए, इतने से ही आप में बहुत मैसिव इंप्रूवमेंट आ जाएगा, आप बहुतों से बहुत आगे निकल जाएंगे। अब आपने पूछा मैंने क्या गलतियां करी थी। आई थिंक जो सबसे बड़ी गलती मेरे से हुई है वो हुई है कि मैंने ना लोगों को पैसा दान में दिया लिटरली। तो थोड़े इमोशनल है हम, तो कोई आ गया बोला संजय सर ये भाई ये ऐसा हो गया, थोड़ा पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। बाद में वो उठ के फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, फिर आपके से बात भी नहीं करते, इमोशनल ट्रॉमा देते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका नाम HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो आप प्लीज़ किसी को पैसा मत दीजिए, और अगर देते हैं तो उतना पैसा दीजिए जो आप भूल सकते हैं। अगर आपकी क्षमता 1000 रुपये की है देने की, और उसको देके आप भूल सकते हैं कि चल ठीक है यार दोस्ती के नाम लिख दिया मैंने, तो 1000 ही रुपया दीजिए। प्रेशर में आके 10,000 15,000 मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि कहानी सबके पास है, प्रॉब्लम सबकी है। अंत में आपकी जब प्रॉब्लम होगी तो समझ आएगी। तो ये मेरी एक सबसे बड़ी मिस्टेक रही है पर्सनल फाइनेंस में। सेकंड, मुझे लगता है ऐसी चीज़ों में कभी कभी मैंने इन्वेस्ट किया है, और ये सबके साथ होता है शुरू में,
जो चीज़ हमें समझ भी नहीं आती तो हमने उसमें भी इन्वेस्ट कर दिया कि चलो दोस्त बोल रहा था, ये बोल रहा था, तो हमारे से भी गलती हुई। पर हमने ये देखा कि उन सारी चीज़ों में हमें पैसा नहीं बना, और जहां मैं डिसिप्लिन तरीके से SIP करता रहा, इन्वेस्टमेंट करता रहा, उधर मेरे को पैसा बन गया। तो मेरे को ये रियलाइज हुआ ये वाला गेम भी बंद कर रहे हैं दुकान। मैंने लाइफ को ना कंसोलिडेट किया, तो मैं भी चाहता हूं आप लोग भी ना लाइफ को कंसोलिडेट कीजिए, फैलाइए मत, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ऐसे भी कर लूंगा, वैसे भी कर लूंगा। कंसोलिडेट, जितना फोकस्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें आपको मतलब जो है ध्यान रखनी चाहिए। फाइन। सही भाई, लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आए थे कमेंट्स में, 2-4 क्वेश्चन जो मुझे लगे वो मैं आपसे पूछूंगा। तो उसमें एक क्वेश्चन था, ये कह रहे थे कि आई विल नॉट बाय म्यूचुअल फंड, आई विल बाय फिक्स्ड एसेट्स लाइक गोल्ड, लैंड, इट्स द सेफेस्ट एंड हाईली रिटर्न्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या अप्रोच ठीक होती है? देखिए, गोल्ड आप खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीदना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का सेक्शन होना चाहिए। तो उसको खरीदने का माध्यम ETF है, आप ETF के माध्यम से खरीदिए। डिजिटल गोल्ड भी होता है पर उसमें GST लग जाता है। फिजिकल गोल्ड में फिर स्टोरेज और ये सब की स्ट्रेस भी होती है आपको। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं, अगर आप पहनने के लिए खरीद रहे हैं तो ज्वेलरी खरीदिए, फिर तो आपको खरीदनी ज्वेलरी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 उन्होंने बोला रियल एस्टेट, बिल्कुल खरीद सकते हैं, पर उस रियल एस्टेट का जो नेचर है उसमें आपको पैसा ज़्यादा लगता है और आपको बहुत लंबे समय के लिए उसको होल्ड करना पड़ता है। तो अगर आप वो चीज़ के लिए तैयार हैं तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें ये भी कह रहे हैं कि आई विल नॉट बाय म्यूचुअल फंड, क्या म्यूचुअल फंड नहीं खरीदूंगा, तो उनकी चॉइस है। ओके, ये उनकी पर्सनल उनकी चॉइस है। बट आज देखिए, आज ना आप समझिए भारत देश में अगर आप देखें तो 90% लोग 25,000 रुपये पर मंथ से कम कमाते हैं। बिल्कुल। तो उनके पास क्या विकल्प है बेचारों के पास, जहाँ कैसे पैसे बनाएंगे वो तो ज़मीन का टुकड़ा नहीं खरीद सकते। आज एक बेसिक ज़मीन का टुकड़ा भी 25-30 लाख से नीचे का नहीं आता, ठीक है, तो वो तो नहीं खरीद पाएंगे। या घर अगर आप सिटी में आ गए तो बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ तो नोएडा वोएडा साइड पे तो बहुत महंगे हो गए। तो उनके लिए क्या विकल्प है? उनके पास 5,000 हैं, 2,000 है डालने के लिए, तो वो तो कहीं से तो स्टार्ट करेंगे, हैबिट तो बनेगी। तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स उनके लिए बेटर होता है। ओके संजय भाई, इसमें गोल्ड की बात इन्होंने की थी, तो गोल्ड पे आपसे सवाल करूंगा, बिकॉज गोल्ड आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये क्या सोचा था कि गोल्ड इस तरीके से बढ़ जाएगा, मतलब 1 साल के अंदर अंदर? एक तो ये, दूसरा ये कि क्या गोल्ड अभी भी वर्दी इन्वेस्टमेंट है कंसिडरिंग कि इतना बढ़ गया 1 साल में पिछले? देखिए, हम ना कोई भी चीज़ बढ़ जाती है तो हमें लगता है कि अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, और ये गोल्ड के साथ हर पॉइंट पे लगा है। जब वो 25,000 हुआ था तब भी लोगों को लगा महंगा हुआ, फिर 50-60,000 हुआ और महंगा हो गया, फिर 75,000 पे सबने सोचा, और गोल्ड इस साल स्टार्ट हुआ था 74,000 से और 1 लाख टच कर गया। तो गोल्ड जो है ना वो ग्लोबली जो है तब बेनिफिट देता है जब कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी होती है, वॉर होती है। और इस टाइम पे अगर आप देखेंगे ग्लोबली वॉर चल ही रही है, कंटिन्यूअसली चल रही है, ठीक है। कभी मिडिल ईस्ट में चल रही है, कभी यूक्रेन रशिया चल रही है, फिर बीच में इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा सा हो गया। तो ना ग्लोबली अभी अनसर्टेनिटी का माहौल है, और जब तक अनसर्टेनिटी का माहौल होता है गोल्ड राजा होता है, और गोल्ड ने वो दिखा दिया है। तो आपको ये नहीं सोचना है, ऐसा नहीं है गोल्ड में बैड ईयर्स नहीं आए हैं। गोल्ड 50% भी क्रैश किया है, 50% इन 2 years 3 years, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ 50% नीचे गिर गया। बट ऐसा नहीं है कि उसके बाद वो रिबाउंड नहीं होता। तो गोल्ड एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, वो आपके पोर्टफोलियो का एक पार्ट होना चाहिए। मैं गोल्ड को गद्दा कहता हूँ, मतलब जब पूरा सब कुछ गिर जाता है तो आपको वो गद्दे की तरह थोड़ा सा रिलैक्सेशन देता है। तो पोर्टफोलियो में 10-15% आप गोल्ड जरूर रख सकते हैं। ओके, 10-15% गोल्ड रखें। आप ये कह रहे हैं कि गोल्ड 50% भी गिर सकता है, और बीच में ऐसी खबरें भी आने लगी थी, लोगों ने बड़ी मतलब वीडियोस ऐसी आने लगी कि हमने भी बनाई थी नहीं चलिए, आपने तो समझाने के लिए बनाई होगी, लोगों ने डराने के लिए बनाई थी कि गोल्ड 50,000 आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। तो क्या गोल्ड में ये भी खतरा है कि इतना नीचे आ जाएगा? और प्लस जैसा आप रिबाउंड कह रहे हैं, मान लीजिए स्टॉक मार्केट में हमने देखा 4 महीने में, 5 महीने में, ये इवन तो काफ़ी लंबा पीरियड था कि जब मार्केट रिबाउंड हुई, टाइम लगा इस बार, लेकिन गोल्ड में क्या इतना ही टाइम लगता है? गोल्ड में और ज़्यादा टाइम लगता है रिबाउंड होने में वापसी? देखिए, अगेन को कंप्लीटली डिपेंड करेगा ग्लोबल सिनेरियोज क्या है, ठीक है। अगर ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ गए तो गोल्ड को फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर लोग गोल्ड से पैसा हटा के बॉन्ड्स खरीद लेंगे, सरकार के बॉन्ड्स खरीद लेंगे। तो गोल्ड मोहताज है अनसर्टनिटी का, और इस टाइम पे देखो टाइम्स अनसर्टन हैं। कोई भी कंट्री जो है वो ये नहीं कह सकता कि क्लियरली सर्टेनिटी के साथ चल रही है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ नुकसान बीच में होता ही है, वॉर होता ही है, युद्ध होती है। तो मैं इसलिए गोल्ड में 10 से 15% इन्वेस्टमेंट रखता हूँ। गिर गई तो गिर गया, 10-15% नीचे भी गिर गई तो इतना फर्क नहीं पड़ता। और संजय भाई, हमारे घरों पे हमने देखा कि इमोशनल अटैचमेंट भी है गोल्ड के साथ, बहुत पुराना अटैचमेंट है, लेकिन वो अटैचमेंट वो फिजिकल गोल्ड के साथ जी, कि जो हम पहनते हैं, ये सब चीज़ें होता है घर पे।
और अगर घर पे समझाया कि नहीं आप इस तरीके से कर लो, तो वो कहते हैं ये कौन सा गोल्ड है, ये तो कुछ है ही नहीं। तो मतलब एक बड़े लोगों में तो ये तरीका भी है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी हुई है, उनकी नज़र में फिजिकल गोल्ड बड़ा है, लेकिन असल में वो उतना नहीं बड़ा है जितना डिजिटल, जिस तरह से डिजिटल गोल्ड में हमें चीज़ें मिलती है। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मैं कहता हूँ जो सहूलियत जो समझ आए वो कर लीजिए। अगर आपको फिजिकल गोल्ड पे पैसा डालना है तो आप 1 ग्राम से नीचे तो ले ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो यानी आपका 10,000 रुपए के आसपास का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। पर अगर आपके पास है ही 1,000 रुपए तो आप क्या करोगे? फिर आप कैसे गोल्ड ले लोगे? तो आप फिजिकल गोल्ड नहीं ले सकते, तो आप ETF ले लो। 9 रुपए में ETF मिलता है, 10 रुपए में ETF मिलता है, यानी कि आप 10 रुपए में गोल्ड पे पार्टिसिपेट तो कर सकते हो ना, कि एटलीस्ट आपने स्टार्ट तो कर दिया। गोल्ड के रेट्स के हिसाब से आपका ग्रोथ और या फिर जो भी लॉस होगा, जो भी होगा तो ठीक है। पुराने बड़े बुजुर्गों को था कि मेरे हाथ में, उनको तो हर चीज अपने हाथ में चाहिए। जमीन का कागज मेरे हाथ में होना चाहिए, पहले तो शेयर्स के कागज मेरे हाथ में होने चाहिए, फिर वो भी डिमटेरियलाइज हो गए। तो चलेगा, धीरे धीरे ट्रेंड्स बदलेंगे, यंगस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे तो ट्रेंड्स जरूर बदलेंगे इसमें। फाइन। संजय भाई, ट्रेडिंग किन लोगों के लिए? ट्रेडिंग किन लोगों के लिए? ट्रेडिंग उन लोगों के लिए जिनके पास कैपिटल है, पहली बात। या उनके लिए जिनको मतलब एक दिन में अमीर बनना है? नहीं, उनके लिए ट्रेडिंग इसलिए है क्योंकि शायद वो हमारे जैसे लोगों को पैसा कमा के देना चाहता है। इसको मैं डेटा से बताता हूँ, बात करते हैं। अभी एक रिपोर्ट, अभी एक इशू हुआ था जेन स्ट्रीट करके कंपनी का, ठीक है। अब आप समझिए कि कैसे सिस्टम कैसे रिग्ड है। सिस्टम नहीं रिग्ड है, मतलब ये चलेगा ही बड़े लोगों के लिए। सेबी कहता है 93% लोग, 93% लोग 3 साल में लॉस करते हैं, ठीक है। तो 7% प्रॉफिट कर रहे हैं। उस 7% में से 1% साल का 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमाते हैं। ओके। मतलब पूरे ट्रेडर बेस में से साल का भी 1% लोग साल का 1 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं। आप यहां किसी बच्चे के पास चले जाओ, उसको लगता है मैं 50,000 डालूंगा तो मैं महीने का 1 लाख रुपए कमा लूंगा। बिल्कुल, यही थॉट प्रोसेस से आता है। बिल्कुल। तो यहां प्रूव हो गया कि वो थॉट प्रोसेस ही गलत है। तीसरा डेटा पॉइंट, जब ये मैप किया गया कि जिनके लॉस हुए थे उनकी आमदनी कितनी है, क्योंकि ये तो डेटा सब होता ही है सभी के पास, तो ये पता चला कि जिनकी इनकम कम है उनके लॉसेस ज्यादा है। ओके। अगर किसी की 3 लाख रुपए साल की इनकम है तो उसके लॉस ज्यादा है एज कंपेयर टू समबडी जिसकी 10 लाख इनकम है। तो यहां लोग क्या कर रहे हैं? गैम्बलिंग कर रहे हैं। गैम्बलिंग हो रही है, क्योंकि जिसकी 3 लाख इनकम है वो डाल ही नहीं पाएगा ना ज्यादा पैसे। बिल्कुल। तो वो क्या करता है? फार आउट ऑफ द मनी कॉल पुट खरीद लेता है। टर्म्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स। अभी डेटा खत्म नहीं हुआ, अभी और बताता हूं, ठीक है। वो कहते रुको जरा, सब्र करो, अभी और बताता हूं। तो ये हो गया। अब आते हैं आगे। और जो 1% लोग हैं जो पैसा बना पा रहे हैं, उसमें से मोर देन 90% पैसा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स बना रहे हैं। ओके। और उसमें एक नाम उठा था जेन स्ट्रीट। अच्छा, ठीक है। अब जेन स्ट्रीट क्या बीमारी आप समझो, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई सीईओ नहीं है, जिसको ट्रेडर्स चलाते हैं। और आईआईटी मद्रास, चेन्नई कह लो, आईआईटी चेन्नई का जो हाईएस्ट पैकेज गया था पिछले से पिछले साल, वो गया था 4 करोड़ 30 लाख रुपए साल का। और एम्प्लॉयर जिसने हायर किया था उसका नाम था जेन स्ट्रीट। ओके। तो जेन स्ट्रीट टॉप टेक्नोलॉजी के लोग हायर करता है जिनको एल्गोज बनाने आते हैं ट्रेडिंग करने के। ओके। और उनका झगड़ा कोई और कंपनी से चल रहा है अभी, एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी पे, जिसका नाम है इंडिया ऑप्शन स्ट्रैटेजी। अच्छा। जिससे उन्होंने 2024 में 19,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। 19,000 करोड़ सिर्फ जेन स्ट्रीट ने कमाए। टोटल मिला के 3 साल में सारे ऑप्शन ट्रेडर्स में जो लॉस किया है वो है 1,81,000 करोड़। और ओनली 2024 का लॉस जो था वो था 74,000 करोड़। अरे, ये जो 74,000 करोड़ है, ये जेन स्ट्रीट जैसी कंपनीज के पास जाता है, स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स के पास, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता है। अब आप डिसाइड कर लो आपको ट्रेड करना है। यहाँ गेम में कुछ और चल रहा है। यस, ये डेटा ऑफिशियल है, कोई मेरा मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। जाके सेबी की रिपोर्ट को पढ़ा जा सकता है, 2-3 न्यूज़ आर्टिकल्स जेन स्ट्रीट के बारे में पढ़े जा सकते हैं। एक बहुत बड़ा क्रिप्टो का एक्सचेंज होता था FTX, सैम बैंकमैन फ्राइड। तो सैम बैंकमैन फ्राइड जब MIT से पास हुए थे, उनका पहला जॉब पता है कहाँ लगा था? जेन स्ट्रीट में। ओके। तो ये जेन स्ट्रीट है। उधर से निकल के उन्होंने वो अल्मेडा रिसर्च अपनी कंपनी बनाई थी, फिर FTX एक्सचेंज बनाया था, तो वहां से वो निकले थे। बट ही वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ जेन स्ट्रीट। वहां उन्होंने ये सब सीखा था। तो आप किसके साथ लड़ रहे हो यार? आप मशीन्स के अगेंस्ट लड़ रहे हो।
और वो भी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स जो वर्ल्ड का टॉप टैलेंट बना रहा है। मतलब इंडिया का नहीं, IIT चेन्नई तो एक हो गया, MIT के बच्चे तक उधर जा रहे हैं। जब वो 4 करोड़ का पैकेज इंडिया के बच्चों को दे रहे हैं, उनको जिन्होंने इंजीनियरिंग पास आउट करी है, तो सोचो वो क्या कर रहे होंगे पीछे। तो किसके साथ युद्ध करने निकले हो भाई? शांति से ऐसा भी करो, वो जगह मत जाओ, वो जगह नहीं है आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि आप एल्गो ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो एल्गो ट्रेडिंग होती कैसे? एल्गो ट्रेडिंग मशीन लर्न, बेसिकली मशीन ट्रेड करता है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, लोग अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक नहीं करते। ठीक है, जैसे एक स्टॉप लॉस लेना होता है तो लोग नहीं ले पाते स्टॉप लॉस, क्योंकि उनको लगता है नहीं वापस रिबाउंड हो जाएगा, पोजीशन ठीक हो जाएगी। पर ये मशीन के पास इमोशंस नहीं होते, तो इसलिए लोग एल्गो से ट्रेड करते हैं। वो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे वर्क कर रहे होते हैं। पर देखिए, ट्रेडिंग जो गेम है ना, वो बड़े कैपिटल का गेम है और इसमें बड़े सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स लगते हैं, फेलियर्स बहुत होते हैं, आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। आप है ना 5-10 हज़ार से ट्रेडिंग करने आएंगे तो हर रोज हारेंगे। अब मैं तो कहता हूं मार्केट में उस आदमी को ट्रेड ही नहीं करना चाहिए जिसके पास 10 लाख से कम का कैपिटल है। फ्री कैपिटल, फ्री कैपिटल, और उसके पहले सीखना चाहिए अच्छे से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इट इज नॉट दैट ईजी, इट्स लाइक अ प्रोफेशन। आप सोचो डॉक्टर बनने को 5 साल लगता है, उसके बाद भी आदमी पहले 10-15 साल स्ट्रगल कर रहा होता है। तो ट्रेडिंग भी वैसा है। पर ट्रेडिंग में क्या है, लोगों को उम्मीद है कि बटन दबाएंगे तो इधर से आलू डालेंगे, उधर से सोना निकल जाएगा। 3,000, हाँ, 4,000, दिन का 4,000, दिहाड़ी मजदूर। मैं ये ट्रेडर लोगों ट्रेडर नहीं है साले, दिहाड़ी मजदूर है। जैसे दिहाड़ी मजदूर सोचता है ना मैं सुबह उठूं 500 रुपए कमा के आ जाऊं, वैसे ये ट्रेडर लोग सोचते हैं कि मैं सुबह उठूं, कोई बटन दबाऊं, 5,000 रुपए कमा के आ जाऊं। दैट्स नॉट गोना हैपन एवर। अब तो डेटा प्रूव करता है, मतलब मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं उसमें। सही भाई, एक क्वेश्चन आया, इन्होंने कुछ लिखा नहीं अपने बारे में, बताया नहीं सिचुएशन, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मेरी काफ़ी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है, 15 साल मेरा गोल है, मैं अचीव क्या कर पाऊंगी, प्लीज रिप्लाई। इन्होंने कुछ आइडिया नहीं दिया इसमें कि उनको क्या। पहला स्टेटमेंट क्या था उनका? कि मेरी काफ़ी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है, 15 साल मेरा एक गोल है, मैं क्या अचीव कर पाऊंगी इस वक्त में। ये तो बहुत ही इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन है। पर अगर आपके पास 15 साल की अवधि है तो आप अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। और मतलब अगर आप 10,000 भी डालेंगे तो 15 साल में यू शुड बी सिटिंग ऑन अ गुड 80-90 लाख रुपीज़ ऑफ कॉपर्स, अगर अच्छे से इन्वेस्ट हो गया तो ये है। बट इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, मतलब उसको कॉम्प्रिहेंड करना। एग्जैक्टली, वो लगा मेरे को उसमें। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं एक्चुअली, वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं सर 20% गिरने के बाद बहुत डर लगने लगता है। हाँ, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। ये बिल्कुल इन्होंने लाजमी बात करी है, सही बात करी है। और इसीलिए आपको जो है पहले ना अपना रिस्क एवेल्युएशन करना बहुत ज़रूरी है। आप कितना लाल देख सकते हो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 30% क्या, मैं 50% लाल भी देख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना आपने देखा भी है, कैपेसिटी भी है, नॉलेज भी है, सब कुछ है। ठीक है, और गोल्स लंबे। पर एक व्यक्ति जो आज मार्केट्स में घुस रहा है वो इतना लाल नहीं देख सकता। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके पोर्टफोलियो में इक्विटी का पोर्शन कम कर देना चाहिए। अब समझिए, अगर उसने 1 लाख रुपए डाला था, मैं उदाहरण लेता हूँ, और उसने 80,000 रुपीज़ बॉन्ड्स में डाले थे या FD में डाले थे, तो वो तो लाल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। अब बचा था 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये 20% गिर गया तो कितना लाल हुआ? 4,000 ही तो लाल हुआ। यानी पूरे पोर्टफोलियो में, 1 लाख के पोर्टफोलियो में वो 4,000 रुपये लाल हुआ। उतने में उसको डर नहीं लगेगा। पर यही अगर उसने सारा पैसा इक्विटी में डाल दिया होता और उसमें लाल देखने की क्षमता नहीं होती, तो 20% लाल पे होता। तो मैं हमेशा कहता हूं, आप कितना लाल देख सकते हो पहले ये डिफाइन कर लो। मेरे क्लाइंट से भी पहला क्वेश्चन यही होता है कि पहले ये बताओ लाल कितना देख सकते हो, गोल बता दो और लाल बता दो, उसके हिसाब से डिजाइन करेंगे। फिर वो बोलते हैं अरे सर इतने तो हम पैसे डाल ही नहीं सकते जितने आप बोल रहे हो गोल अचीव करने के लिए। मतलब भाई देखो, आपका गोल ये है, आप लाल ज़्यादा नहीं देख सकते तो इक्विटी में डाल ही नहीं सकता। फिर कल को आप नाराज हो जाओगे, यार मेरे तो बहुत पैसे लॉस हो गए, फिर आप आप टिकोगे नहीं इन्वेस्टमेंट पे। सो आप लाल कितना देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। लाल आप देख सकते हो 2% का पैसा आप डाल देते हो स्मॉल कैप में, ऐसे कैसे चलेगा भाई? वहाँ तो देखना पड़ेगा भाई, 20-20, 25-25% लाल देखना पड़ेगा आपको। तो सिर्फ कैसे कैसे क्लाइंट्स मिलते हैं? क्या ऐसा भी होता है कि कहते हैं यार 50% भी लाल देख लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क तो कैसे, फिर आप उनको कैसे? देखो, एक बड़े अलग तरीके के लोग होते हैं, एंड देखिए सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अभी जैसे एक क्लाइंट मिले, उन्होंने अपने म्यूचुअल फंड में 54 म्यूचुअल फंड्स खरीदे हुए हैं। मतलब जब भी हर क्वार्टर में जो भी टॉप परफॉर्मिंग फंड था वो खरीद लिया। चलो अभी ये अच्छा, ये मिड कैप पे अब ये अच्छा कर रहा है, ये खरीद लो, अभी ये स्मॉल कैप पे अच्छा कर रहा है। तो हम कहते हैं ऐसे लोगों को ना जू मेंटालिटी होती है, मतलब उनको जू जैसे भरा होता है ना जानवरों से, वैसे इन लोग का पूरा जू बना होता है म्यूचुअल फंड का। तो उनका फिर हमने ठीक करवाया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर भी यूज़ करते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, विच इज़ ओके, बिकॉज
डिस्ट्रीब्यूटर्स हेल्प करते हैं आपको इन्वेस्टमेंट पे स्टे करने के लिए, कि कभी मार्केट्स खराब होती है फिर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर ले तो वो आपको, यार तू चिंता मत कर यार चलेगा। पर है ना, एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूटर कौन से फंड्स खरीद रहा है आपके लिए, वो फंड्स आपके रिस्क प्रोफाइल को सूट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये ज़रूर देख लीजिए। मैंने ये एक बहुत बड़ी चीज़ देखी, और लोग मेरे पास आए जो ऑलरेडी कहीं डिस्ट्रीब्यूटर पे थे और मेरे से बात करी, तो मैंने ये देखा कि शायद उनके रिस्क प्रोफाइल को और उनके गोल को समझा नहीं गया है बिफोर क्रिएटिंग द पोर्टफोलियो। रैंडमली बोल दिया, अच्छा आप इस पे डाल दो, आप इस पे डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो। तो आई थिंक ये एक दूसरा मैंने गलती देखी है। और तीसरा, मैंने कुछ ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब जिनकी एक्सेल शीट मैंने मंगा ली, मतलब यार अब ये एक्सेल शीट तो मेरे को दे दो यार, मैं इसको यूज़ करूंगा, इतनी बढ़िया तरीके से पूरा उनको पता होता है मेरा कितना पैसा आ रहा है, कहाँ लगा है, कैसे लगा है, मतलब उनकी एसेट रजिस्टर, उनकी लायबिलिटी रजिस्टर, उनका इनकम रजिस्टर, उनका एक्सपेंस रजिस्टर, सब कुछ एक्सेल पे बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। उनको क्लैरिटी है कि उनको क्या चाहिए, उनका क्या है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को जब ऐसे तरह के क्लाइंट्स मुझे मिलते हैं। फाइन। संजय भाई, अभी आपने कहा कि कुछ आपके पास क्लाइंट्स आए जिनके पास 50 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड है, तो आइडियली एक बंदे को कितने म्यूचुअल फंड होल्ड करने चाहिए, कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक रफ फिगर अगर आप कुछ दें? एक गोल के पीछे 3 से 4 म्यूचुअल फंड। ओके, अगर आपने गोल बना लिया है, उस गोल के लिए 3 से 4 म्यूचुअल फंड से ऊपर नहीं होना चाहिए आपके पास, बस। फाइन। संजय भाई, अभी एक और चीज़ आती है क्वेश्चन में कि इनिशियली जब बंदे जॉब स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए 24 साल में स्टार्ट की, 22 साल में स्टार्ट की, तो तब उनको रहता है ठीक है सबसे पहले कमाई से हम लोग जनरली फ़ोन ले लेंगे हम, कुछ आगे चल के 4-5 साल के बाद एक गाड़ी ले लेंगे हम, और जब 35, 36, 37 इधर आते हैं, जब बड़े खर्चे आने लगते हैं, तब समझ में आता है यार इन्वेस्ट भी तो करना था, इन्वेस्ट तो करना था, राइट, है ना। और तब आके दिक्कत ये होती है कि अब क्या करें। तो ये आप बताएं कि इस तरीके की चीज़ें क्यों होती है, हम लोग पहले क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि अगर हम लोग कमाने लगे तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए। लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। एक्चुअली हम क्या देख रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं अरे यार देखो ना अंबानी कितना खर्च कर रहे हैं, ये लोग कितना करते हैं, ऐसे देते हैं वैसे। आपको रियलाइज़ करना होगा कि जब धीरूभाई अंबानी ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो पहले 15 साल गाड़ी नहीं ली थी, और आपको पहले 15 महीने में गाड़ी चाहिए। मतलब वो आदमी 15 साल वेट करने को तैयार था जो एंटरप्राइज बना रहा था इतनी बड़ी, और आपने जॉब ज्वाइन करी है और आपको 15 महीने के अंदर गाड़ी चाहिए। तो ये तो फिर आप पीछे हो जाओगे ना भाई। फाइनेंस रूल बड़ा सिंपल है, अगर आपकी बाल्टी में जितना बड़ा छेद होगा उतना बाल्टी जल्दी खाली होगी। तो आप छेद बड़े करते रहोगे, उसमें ईएमआई के छेद डाल दोगे, आईफोन खरीद लोगे, फिर गाड़ी खरीद लोगे, फिर बाइक भी खरीद लोगे, फिर घर भी खरीद लोगे, फिर सब कुछ ही कर लोगे, तो फिर आप भरोगे कैसे उस बाल्टी को। जो भी आप डिसीजन, देखिए हम क्या, एक है ना रेशियो होता है इसको हम कहते हैं डेट टू इनकम रेशियो। अब डेट टू इनकम रेशियो का मतलब ये है अयाज भाई कि आपने समझिए आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है उदाहरण के तौर पे महीने की, 30,000 आपका घर का ईएमआई जा रहा है, 15,000 आपका फ़ोन का ईएमआई जा रहा है, 15,000 आपका गाड़ी का ईएमआई जा रहा है, तो 60,000 रुपये जा रहा है। बिल्कुल, यानी आपका डेट टू इनकम रेशियो हो गया 60%। ठीक है, अब ये 1 लाख कमाने के लिए आपको 30 दिन काम करना है, तो 60% यानी 18 दिन आप बैंक की नौकरी कर रहे हो। बिल्कुल, तो आप एक तो नौकरी कर रहे हो, ऊपर से उसमें से 18 दिन बैंक की नौकरी कर रहे हो, सिर्फ 12 दिन आपके पास है। फिर आपको सरकार को भी पैसा देना है टैक्स के फॉर्म में, फिर आप जीएसटी भी पे करते हो, वो भी सरकार को जा रहा है। तो अगर आप नेट अपनी सेविंग देखोगे आप कहीं भी नहीं रह जाते। पर ये चीज लोगों को समझ ही नहीं आती। तो डेट टू इनकम रेशियो आपका जो है वो 15-20 चलो 25% तक समझ आता है कि चलो इस रेंज में है, चलो ठीक है, आपको लाइफ भी जीनी है, अच्छे से क्रिएट भी करना है। पर अब पहले दिन आपकी तनख्वाह चालू हुई है और आप अपने ऊपर उधार का बोझ डाल रहे हो। अरे पहली इनकम चालू हुई है, आप अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट की हैबिट डालो। नहीं जी, पहले दिन उधार लेंगे ठीक है, यही रहता है। सही भाई, इसमें मान लीजिए आप हैं, एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, काफ़ी चैनल्स आपके हैं, और प्लस आप और मतलब व्यूज़ बहुत सारे आपके वीडियोस पे आते हैं, रील्स आपकी इतनी पॉपुलर होती हैं उस पर, मैं लिंक्डइन तक पे आपको देखता हूँ। तो ये चीज़ कर रहे हैं, और काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो और भी एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, फाइनेंस कोच हैं। लेकिन अभी भी एक चीज़ देखते हैं, जब भी डेटा आता है कि SIPs जो है वो 2-3 साल के अंदर बंद हो जाती हैं बहुत सारी। तो एक तरफ आप लोग एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में जाइए, पैसा बनाइए, एक गोल भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये चीज़ आ रही है कि SIPs 2-3 साल से ऊपर चलती नहीं है। तो ये कहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है? देखिए, ह्यूमन नेचर तो ह्यूमन नेचर है ना, सुन के बड़ा अच्छा लगता है, रिजल्ट्स देख के बड़ा अच्छा लगता है, वो कैलकुलेटर देख के बड़ा अच्छा लगता है, अरे 10,000 डालूंगा तो 1 करोड़ बन जाएगा, बहुत अच्छा मजा आता है। पर जब वो हल्का सा झटका लगता है तो फिर आप हिलने लग जाते हो कि यार मैं क्या करूं। ये तो वही बात होगी ना, किसी ने बोला यार 2 दोस्त रात को बैठे हैं, अब जॉब से परेशान है, बोले यार जॉब कल रिजाइन कर रहे हैं और हम स्टार्टअप करेंगे। स्टार्टअप चालू करी, 3 महीने बाद समझ आ गई भाई ये तो अपने काम की नहीं है। टाइम तो लगता है। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो तो 5 साल आपको लगते हैं पहले स्टेबलाइज होने को।
पर नहीं जी हमारे पास तो पेशेंस ही नहीं है। देखिए पेशेंस का गेम है, और इसलिए देखिए वॉरेन बफेट का एक एक कोट जो होता है मास्टर क्लास ही होती है। कहते हैं ना स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम विद द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यही है बिल्कुल। तो यानी जो इम्पेशेंट होगा उससे पैसा उठाया जाएगा, और पेशेंट जैसे हमारे लोगों को दे दिया जाएगा। तो जितने लोग ऐसे भी बंद करके जाते हैं, मैं तो वो मेरी कमाई करा के जा रहे हैं। तो अच्छा मैं बता भी रहा हूँ मत करो। बिल्कुल। अभी पीछे जब मार्केट्स गिरी तो SIP क्लोजर रेशियो 100% से ऊपर चला गया। मतलब बिल्कुल। जितने लोग आ रहे थे उससे ज्यादा लोग जा रहे थे। अभी पिछले महीने ये रेशियो वापस 80% के आसपास आ गया। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर चली गई। अरे ये कैसी बात हुई यार, जब मार्केट नीचे जा रही थी एट दैट टाइम द क्लोजर रेशियो शुड बी द लोएस्ट। बिल्कुल। क्योंकि लोगों को ज्यादा खरीदना चाहिए उस टाइम, बट नहीं अब नहीं है तो नहीं है। अब यही तो कोशिश है याज भाई कि कोशिश करते रहें। मतलब बट मेरे एक संजय से या एक इन्फ्लुएंसर से, अच्छे इन्फ्लुएंसर से, मेरे को लगता है लाखों लोग लगेंगे इस पूरे हुजूम को कहते हैं ना जैसे समझाने को। बहुत एफर्ट लगेगा। सिर्फ एक थ्योरी और आती है इसमें कि जब लोग SIP कर रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं काफ़ी, हमने देखा पिछले 4-5 साल में जो डेटा आता है, इसमें लोग ये कहते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगता है, जब ज़्यादा पॉपुलर होने लगता है, तो फिर उसकी ना इतनी वैल्यू नहीं रह जाती, फिर वो उसमें इतने रिटर्न्स नहीं मिलते, बहुत कम हो जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। और जब वो लोग कम लोगों को पता होता है तब उसमें ज़्यादा रिटर्न बनता है। फॉर एग्जांपल जब आप इन्वेस्टमेंट में आपने इन्वेस्ट स्टार्ट किया होगा इन्वेस्टिंग, तब बहुत कम लोग थे तो आप लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न मिला। लेकिन अब जब इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे, सब कॉमन हो जाएगा, तो उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। ये एक थ्योरी आती है, इस पे क्या ओपिनियन है आपकी? देखिए मुझे लगता है कि ये गलत थियरी है। उसका रीज़न ये है कि आपको रिटर्न्स चेज ही नहीं करने। ओके। मैंने कहा ना अपेक्षा कम रखनी है आपको लंबे समय रहना है। अब आप बोलेंगे कि मार्केट 10% रिटर्न भी नहीं देगी तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आप अपनी कैलकुलेशन 10% के हिसाब से करो, आप रिटर्न्स क्यों चेज कर रहे हो? आप देखो 10% अगर मार्केट रिटर्न दे पाती है तो मेरे कितनी की SIP लगेगी, कितने समय के लिए लगेगी, आप वो करो और भूल जाओ। अब प्रॉब्लम ये है कि आप रिटर्न्स एक ही जगह मिलेंगे, वो है कि आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां रिटर्न्स मिलेंगे। यानी अपनी नौकरी में आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है, आपके व्यवसाय में आपकी इनकम बढ़ सकती है, आपके फ्रीलांसिंग में आपकी इनकम बढ़ सकती है। उसके लिए स्किल्स पे एफर्ट डालना पड़ेगा, वो कोई डालना नहीं चाहता। यस भाई, मैं क्या कह रहा हूं कि मैं दुबई के एक बिलियनियर फंड मैनेजर से मिला और वो कह रहा है लोगों की अपेक्षा 8% 10% है। और वो दूसरी बात भी उसने कही, उसने बोला कि मैंने बोला यार 20-25% तो होती थी अपेक्षा। बोलते 20-25% उन लोगों की अपेक्षा होती है जिन पे पैसे नहीं होते। पॉइंट कह रहा है, बिल्कुल सही। जिनके पास पैसे नहीं होते वो 20-25% की एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। ये जिनके पास पैसे ना वो नहीं लगाते, वो अपने बिजनेस में बिजी हैं। उनको पता है ये पैसा साइड में काम कर रहा है, 8-10% देगा तो भी चल जाएगा। सो इफ यू हैव टू क्रिएट वेल्थ, यू हैव टू क्रिएट वेल्थ थ्रू एक्टिव इनकम, एंड देन यू हैव टू प्रिजर्व वेल्थ, एंड देन यू हैव टू कंपाउंड वेल्थ। ये 3 स्टेप्स आपको करने पड़े। पहले आपको कमाई बढ़ानी है, अपनी सेविंग्स बढ़ानी है, और सेविंग्स बढ़ा के अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, और इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक काम करने देना है। दैट्स इट। इतना सिंपल फ्रेमवर्क है ये। इसमें 2 चीज़ मेरे को क्लियर हुई। एक तो आपकी क्लैरिटी मेरे को समझ आया संजय भाई कि अगर आपको ज़्यादा कमाना है तो आप पहले अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाइए। बिल्कुल, अपने स्किल्स बढ़ाओ। इस पे आप बहुत क्लियर हैं, इस पे आपसे पहले भी बात हुई, इस पे अभी भी आपने 2-3 बार इसके बारे में बात की। दूसरी चीज़ मेरे को एक और क्लियर हुई इसमें जो आपने बात की, वो ये कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें बहुत पैसा कमाना है और ज़्यादा रिटर्न कमाने हैं, और वो SIP वगैरह उनकी कमी है उस हिसाब से, तो एक उनकी साइकोलॉजी मेरे समझ में आ रही है कि भाई वो यहाँ भी वो चाह रहे हैं कि वो आराम से बैठे रहें। हाँ बिल्कुल। और मुझे कुछ नहीं करना, और लेट द मार्केट डू एवरीथिंग। मैं बढ़ाऊंगा नहीं उसे, हाँ, मुझे स्टेप अप नहीं करना। बिल्कुल। तो ये आई थिंक ये इम्पॉसिबल है, जब तक आप अपना एफर्ट नहीं डालेंगे तब तक चीज़ें नहीं निकलती हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, शी हैज़ अ इनकम ऑफ 5 लाख रुपीज़ अ मंथ, ठीक है, एंड SIP ऑफ 50,000 अ मंथ। तो मैंने एक दिन उसको पूछा, मैंने बोला यार ये क्या बात हुई यार, तुम 5 लाख कमा रहे हो महीने, एटलीस्ट 1.5-2 लाख की तो SIP करो यार। बचा हुआ पैसा पड़ा है बैंक अकाउंट में, FD में जा रहा है यार। मैंने तेरा इमरजेंसी फंड बन चुका है, तेरे पास घर है, यू आर मैरिड, एवरीथिंग इज ओके, ग्रेट, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग मनी? नहीं, वो FD कर दी। क्यों कर दी? एक पॉइंट के बाद आप FD में मत डालो ना पैसा। आपका इमरजेंसी फंड बन गया है, चलो 3 महीने 6 महीने 8 महीने 10 महीने का आपने पैसा जमा कर लिया, अब तो डालो मार्केट में। नहीं डालना। फिर वो रोते हैं, अरे यार हमारे तो पैसे नहीं बने। कैसे बनेंगे यार? आप 5 लाख, अच्छा अब 5 लाख जिसकी इनकम है वो उसके लाइफ के गोल्स भी अच्छे होंगे। बिल्कुल। वो थोड़ी कोई अपनी छोटी गाड़ी 8-10 लाख की गाड़ी खरीदना चाहेगा, वो 25 लाख की गाड़ी खरीदना चाहेगा, 30 लाख की गाड़ी खरीदना चाहेगा। तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट भी बेटर करना है, ताकि आप इन्वेस्ट बेटर करेंगे तो वो कॉर्पस तैयार होगा उतने तरीके का। सो आई थिंक पीपल व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर नॉट स्टेपिंग अप। आपको अपनी SIP को स्टेप अप भी करना है। मैंने जब SIP स्टार्ट की थी तो वो
शायद 2-3 हज़ार रुपए की SIP थी, जाते जाते वो 3 लाख की SIP हो गई। इतनी SIP करी हमने। तो वो स्टेपअप किया, अगर मैं नहीं स्टेपअप करता तो मैं आज कहाँ फाइनेंशियली फ्री हो पाता। कमाई बढ़ी, हमने स्टेपअप कर दिया। फाइन सनी भाई, अब 3 सिनेरियो मैं आपको दूंगा सैलरी वाले, उसके हिसाब से आप मुझे बताएं कि कितनी SIPs एटलीस्ट या कितना इन्वेस्टमेंट उनका होना चाहिए। अगर कोई 25,000 रुपये कमाता है तो उसको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, 50,000 रुपये वाले का भी बताएं, और 1 लाख रुपए अगर कोई कमाता है, क्योंकि जो 2-2.5 लाख रुपए कमा रहा है उसको तो हम बात कर चुके हैं उसके बाद। देखिए 25,000 अगर कोई कमा रहा है तो वो बहुत बुरी स्थिति में, मतलब आई डोंट वांट टू मिस वर्ड्स, आप भारत के लास्ट 90% में मतलब आने लग गए हो, तो आपको बड़ा सिंपल काम करना है, आपको अपनी इनकम बढ़ानी है। तो शुरू का जो पैसा बन रहा है उसमें अपनी इनकम बढ़ाने के लिए आप अपनी स्किल्स पे फोकस करिए, बट साथ ही साथ हमें हैबिट भी बनानी है। तो आप ऐसे समझिए, आपकी तनख्वाह 25,000 नहीं है, आपकी तनख्वाह 22,000 है, ठीक है, 23,000 है, और वो 2-3 हज़ार जो है वो SIP कर दीजिए, ज़्यादा मत करिए, पर जो बचता है पैसा उसमें से अपनी स्किल्स पे फोकस करिए, अपने आप को बेटर कीजिए, क्योंकि यहां से अब आपको अपनी तनख्वाह को फटाफट 1 लाख पहुंचाना है। अब जो बंदा 50,000 पे पहुंच गया, वेरी गुड, अच्छी बात है, एटलीस्ट 10 से 15% वो अपनी SIP कर दे, मतलब 5,000 से लेकर 8,000 रुपए तक कर दे। वापस उसके लिए भी सेम गोल है, उसको अपनी एक्टिव इनकम पे फोकस करना है। और जो बंदा 1 लाख पे पहुंच गया उसको मिनिमम 20 से 25,000 की SIP करनी चाहिए, मिनिमम बोल रहा हूं। अगर उससे ज्यादा कर पाए बहुत अच्छी बात है, पर 20 से, क्योंकि अब 1 लाख वाले का टैक्स 0 हो चुका है, एग्जैक्टली, अब उसको टैक्स नहीं देना, तो पूरा पैसा उसके घर आने वाला है। तो एटलीस्ट 20 से 25% उसको, और अगर देखिए अगर 1 लाख वाला कोई यंग लड़का है, कोई यंग बच्चा है, बिल्कुल, तो इन दैट केस तो उसके पास बहुत स्पेस है, उसको 50,000 की भी SIP कर देनी चाहिए। करना क्या, और क्या खर्चा है एग्जैक्टली, आपका, हो सकता है रेंट होगा 10-15 हज़ार का, बाकी आना जाना ट्रैवल वैवल, तो 50,000 बचेंगे, 40,000 बचेंगे, आप जितना ज़्यादा इस टाइम कर सकते हो कर लो। सो इस तरीके से आपको जो है ग्रो करना चाहिए अपनी SIP। फाइन सनी भाई, आपने एक चीज़ कही थी अभी कि मिनिमम ने जिनका गोल 3 साल हो तो उनको तो इधर आना नहीं चाहिए, एक तरीके से एटलीस्ट 4 या 5 साल होना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड के बारे में एक चीज़ पता करूंगा कि पॉजिटिव रिटर्न जो है म्यूचुअल फंड की, वो कितने साल में, ऑलमोस्ट थोड़ी सी गारंटी होती है कि यार इतने साल के बाद अब म्यूचुअल फंड जो है वो नेगेटिव रिटर्न नहीं प्योर इक्विटी में 5 से 7 साल के। मैंने खुद देखा हुआ है, मेरे म्यूचुअल फंड 3.5 साल तक 0 रिटर्न्स थे, तो 5 to 7 ईयर्स लग जाते हैं। देखो मार्केट्स का ना पता नहीं होता, जापान 35 ईयर्स तक सेम, मतलब ऐसे कप मार के आया है 35 ईयर्स के बाद, ठीक है, उनकी स्टोरी तो बहुत ही अलग थी, एसेट बबल हो गया था, ये सब हो गया था, बट एक उदाहरण है, वो भी एक उदाहरण है। और इसीलिए प्योर इक्विटी के साथ साथ आपका थोड़ा बहुत गोल्ड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उसमें एक पोर्टफोलियो बनना चाहिए, कॉम्पोजिशन बनना चाहिए। फाइन सर भाई, आपने बॉन्ड्स की भी बात की थी अभी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड के अलावा, तो बॉन्ड्स के बारे में भी व्यूअर्स को हमारे बताएं कि वो क्या होते हैं और उनमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और उनका रिटर्न किस तरीके से होता है। देखिए बॉन्ड्स जो होते हैं ना, हम समझते हैं FD जो होती है वो आपकी बेसिक एकदम बैंक देता है, बिल्कुल, और उसके रेट्स थोड़े कम होते हैं। अब दूसरा जो स्टेज आता है जिसमें रिस्क हल्का सा ज़्यादा होता है पर रिटर्न्स फिर भी फिक्स्ड होते हैं और ज़्यादा होते हैं, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स देश की जो बड़ी कंपनीज हैं उनको अलाउड है कि वो आपसे और मुझसे उधार ले सकती हैं, पर वो आपसे और मुझसे उधार लेती हैं बॉन्ड्स के माध्यम से। तो वो एक डिबेंचर बॉन्ड बनाएंगी और उसमें आपको बोलेंगे, समझो उस 1 करोड़ का बॉन्ड बनाएंगी, तो अयाज भाई बोले 1 लाख रुपए मैं डालता हूँ, संजय भाई बोले 1 लाख रुपए मैं डालता हूँ, ठीक है। अब हमने उनके कंपनी के शेयर्स नहीं लिए, हमने उन्हें उधार दिया है, तो वो कंपनी हमें ब्याज देगी, तो महीने का दे सकती है या फिर क्वार्टर में दे सकती है या साल में एक बार दे सकती है, वो बता देगी कि मैं कब दूंगी। और ये ब्याज जो होता है वो 9% से लेकर 12% तक फिक्स्ड होता है, तो एक अच्छा रिटर्न होता है। तो अब इसमें क्या होता है, कंपनी अच्छी है कि नहीं है, कंपनी की क्या स्थिति है, उसके लिए क्रेडिट रेटिंग होती है। तो क्रेडिट रेटिंग जैसे होती AA+, तो बहुत अच्छा क्रेडिट रेटिंग है, AA, फिर BBB चालू होता है। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनी होती है। जैसे जैसे रेटिंग कम होती है वैसे वैसे वो कंपनी ज़्यादा ब्याज ऑफर करती है कि भाई देखो हमारी रेटिंग अच्छी नहीं है तो हम आपको ज़्यादा ब्याज दे देंगे। अब आपको इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है। फॉर एग्जांपल एक प्लेटफॉर्म है विंट वेल्थ करके, तो आप उस पर जा सकते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए और उस पर जाके अपने आपको रजिस्टर करिए। ये सारे सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स है। तो और प्लेटफॉर्म आपका बॉन्ड नहीं होल्ड करता, आपका बॉन्ड आपके डीमैट में आ जाता है। तो कल को वो प्लेटफॉर्म खत्म भी हो गया, बाय चांस उड़ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो इट्स लाइक जब आप जीरोधा से या किसी से शेयर खरीदते हैं ग्रो से, तो वो आप उनके पास नहीं होता, आपके डीमैट में आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे बॉन्ड आपके डीमैट में आ जाता है। तो आपने ये खरीद लिया और उससे फिर आपको इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाता है। तो ये बेसिकली बॉन्ड्स का पूरा जो है एक सिचुएशन है। फाइन से भाई आपने कहा कि 9% या 12% फिक्स रिटर्न मिलता है बॉन्ड में, और फिर यहाँ पे रेटिंग भी आ गई कंपनी की, तो इसमें फिर रेटिंग की हम फिक्र ही क्यों करें कि अगर हमें फिक्स मिल रहा है। देखिए फिक्स, देखिए बॉन्ड्स में क्या होता है
कि कल को, अभी जैसे पीछे एक बहुत बड़ा केस हुआ जेंसॉल का, जेंसॉल इंजीनियरिंग का और ब्लू स्मार्ट का, बिल्कुल, तो यही तो प्रॉब्लम हुई कि बॉन्ड पे डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है। तो बॉन्ड्स पे डिफ़ॉल्ट हो सकता है। देखिए, हमें समझना चाहिए, जैसे मैंने जेट एयरवेज में शेयर लिया था, तब कभी कोई सोच सकता था कि जेट एयरवेज बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं सोच सकता था ना, हुई, हमारे पैसे खराब हुए उसमें। तो इस तरीके से जब एक कंपनी पैसा लेती है, चाहे वो उधार के फॉर्म में ले, चाहे वो इक्विटी के फॉर्म में ले, कंपनी खत्म बंद हो सकती है। मोदी ग्रुप था बहुत बड़ा, वो भी खत्म हो गया था, तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। DHFL इतनी बड़ी कंपनी खत्म हो गई। ऐसी बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज हैं जो डब्बा हुई हैं। तो ये जो परेशानी है ये बॉन्ड्स में भी आ सकती है, और इसीलिए बॉन्ड्स में क्रेडिट रेटिंग आप देखेंगे तो आप थोड़े से सेफ्टी बेटर वाले ले सकते हैं। आप ये कह सकते हैं अगर मुझे 1 लाख रुपए बॉन्ड में डालना है तो मैं 80% A रेटेड में डालूंगा, 20% BB में डालूंगा, ताकि उसमें थोड़ा ब्याज ज़्यादा मिल जाए। तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन। सही भाई, जिन लोगों ने SIP नहीं की होती, जिनको इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता नहीं होता, जो लोग सुनते हैं, तो उनको ये भी लगता है, ऐसे भी आपने कहा कंपनी जीरो हो सकती है, उनको लगता है SIP भी जीरो हो सकती है, हमारा म्यूचुअल फंड भी जीरो हो सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक बास्केट होता है। बास्केट में 50 स्टॉक्स हैं, 30 स्टॉक्स हैं, 70 स्टॉक्स हैं, तो वो सब कुछ जीरो नहीं होंगे। वेरी रेयर कि कोई, मतलब रेयर भी नहीं, मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट इम्प्रॉबेबल। 2 कंपनी, हाँ, मतलब 1-2 कंपनी खत्म हो जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने निफ्टी 50 लिया है तो कभी एक या दो, एक ही कंपनी जा सकती है, 2 कंपनी जा सकती है। तो रिलायंस है, ये सब सारी एक साथ थोड़ी खत्म हो जाएंगी। फिर तो हम ही खत्म, फिर तो सबको, मतलब फिर तो कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा है या कुछ हुआ है जो ऐसी स्थिति बनी है। तो इन दैट केस तो पैसे की आपको जरूरत भी नहीं है फिर। बिल्कुल। कोई पता नहीं, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी ने डाला हुआ था कि अगर कहीं न्यूक्लियर वॉर आपको लग रहा है कि पक्का हो रहा है या होने वाला है, तो आप एक काम करो, सारा अपना पैसा डाल दो। हाँ, उसमें डाल दो, किसी भी स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, कहीं भी डाल दो, क्योंकि मार्केट गिरेगी। हाँ, और नहीं हुआ तो मार्केट शूट करेगी, शूट कर जाएगी। और अगर हो गया तो आपके पैसे की आप जरूरत देखिए, नहीं जब हम बात कर रहे हैं तो अभी इजराइल ईरान वॉर पे था, 2 दिन पहले तक अटैक हो रहा था, फिर 1 दिन पहले आके सीज फायर हो गया, स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चला गया। तो अब अगर जब वॉर चल रही थी तब किसी ने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे होते तो मार्केट तो आपको देगा ही 3-4% एक ही दिन के अंदर। वही कह रहा था, अगर हो गया वॉर तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप छोड़ सकते हैं उसको। ओके संजय भाई, आपने बॉन्ड्स हमने कवर किया, अभी आते हैं ETF के बारे में। ETF पे आपकी वीडियोस ही मैंने देखी, तो मैं चाहूँगा आप डिटेल उसके बारे में बात करें कि म्यूचुअल फंड के साथ साथ ETF भी होता है जो हमारे डीमैट में आ जाता है। तो ETF क्या है एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, वो कितना इफेक्टिव है लोगों के लिए? देखिए, ग्लोबली जो है ना, लोग ETF के माध्यम से ही इन्वेस्ट करते हैं। ओके। US तो कंट्री ऑफ ETF कहा जाता है उसमें। अच्छा। उधर तो क्रिप्टो का भी ETF है। तो ETF भी वही है, म्यूचुअल फंड ही है एक तरीके से, पर लिस्टेड म्यूचुअल फंड है। यानी म्यूचुअल फंड ट्रेड कर रहा होता है पूरे दिन के दौरान। अभी एक उदाहरण लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज मार्केट गिरी और आपको लगता है यार मेरे को निफ्टी 50 खरीद लेना चाहिए। अब आप म्यूचुअल फंड में खरीदोगे तो हो सकता है आपको आज की NAV ना मिले, कल की मिले, और कल पता चला निफ्टी ऊपर चला गया। तो ये जो बेट लेना होता है आपको कि लगता है यार निफ्टी गिर रहा है, मैं और डाल देता हूं पैसा, ये बेट आप ETF में लोगे तो ज़्यादा इजीली ले सकते हो। तो निफ्टी 50 का ETF है, निफ्टी मिड कैप का ETF है, सारे ETF मिलेंगे। ETF आपको हमेशा किसी ना किसी इंडेक्स का ही मिलेगा, ठीक है। ETF कोई ना कोई इंडेक्स को कॉपी कर रहा होता है इंडिया में। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी मिड कैप 150 हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप 250 हो गया, सेंट्रल एंड पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स हो गए, और इंटरनेशनल ETFs भी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको NASDAQ 100 में पैसा डालना है तो आप उसके लिए भी ETF है। आपको चाइना हैंगसेंग के टेक्नोलॉजी इंडेक्स में डालना है, उसके लिए भी ETF है। तो ETF के माध्यम से आप ग्लोबल एक्सपोजर भी ले सकते हैं। तीसरा, ETF के माध्यम से आप गोल्ड भी खरीद सकते हैं। तो गोल्ड पे भी अगर आज आपको लगता है कि यार गोल्ड गिर गया, चलो आज खरीद लेता हूं थोड़ा सा, तो वो ETF के माध्यम से खरीदना ईजी होगा। तो ETF के माध्यम से, अगेन ETF बास्केट है तो वो जीरो नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ETF में आप वो वाली स्ट्रैटेजी लगा सकते हो, जब जब गिरेगा मैं ETF खरीद लूंगा, जो हम सिप ऑन डिप कहते हैं जैसे। तो हम सिप ऑन डिप ETF के माध्यम से करते हैं। हमारे पास 7-8 ETF है। 3:15 बजे दोपहर को जाते हैं मार्केट पे, चेक करते हैं, जो ज़्यादा गिरा होता है उसको खरीद लेते हैं। फाइन संजय भाई, तो म्यूचुअल फंड में जाएं हम डायरेक्टली जैसे लोग, या फिर ETF में भी पॉसिबिलिटी है उनकी यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न कमाने की? ज़्यादा रिटर्न कहाँ से हो सकती है? क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी, वो कहते हैं यार ETF के थ्रू आप ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो कंपेयर टू म्यूचुअल फंड डायरेक्टली। देखिए, म्यूचुअल फंड्स उनको करना चाहिए जो प्योरली पैसिव है, ठीक है, जिनको मार्केट को देखना भी नहीं है, लेना देना ही नहीं है। और ETF में पॉइंट ये है कि ETF में SIP करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ETF में ना SIP अमाउंट की नहीं होती, नंबर ऑफ यूनिट्स की होती है। और अचानक उस दिन अगर उतना पैसा आपके अकाउंट में नहीं पड़ा तो वो फिर खत्म, मतलब फिर वो बाउंस हो जाएगा, मतलब आपका लगेगा नहीं, ट्रेड नहीं लगेगा। तो अगर आप प्योर पैसिव है तो आप म्यूचुअल फंड्स पे रहिए।
अगर आप थोड़ा एक्टिव हैं तो आप ETFs पे आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो अगर मैं आपसे कहूँ 10 साल का कोई रिटर्न ऐसा म्यूचुअल फंड का ऐसा या फिर उसका ETF का, तो क्या आपको मार्जिन लगता है कि किस में थोड़ा ज़्यादा मिलता है लोगों को? ETF में कॉस्ट कम है। ओके, कॉस्ट कम है। देखिए क्या होता है, जैसे आप कोई भी म्यूचुअल फंड पकड़ेंगे तो उसकी जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो 25 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसा तक होता है, इवन इंडेक्स फंड का भी। ठीक है। बट अगर आप ETF लेंगे तो उसका होता है 3 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा। तो इतना बड़ा फर्क 10-15 साल जब कंपाउंडिंग लगती है तो बहुत फर्क आ जाता है। तो उस एंगल से ETF सस्ते पड़ते हैं आपको, फाइन। और ट्रेडेबल भी होते हैं। सही भाई, हम जब बात करते हैं SIP में, हम बात करते हैं निफ्टी की कि 12% या 13% हमें 10, 15, 20 सालों में मिला, मतलब जनरली इतना रखते हैं। लेकिन इसके अंदर एक जो बहुत बड़ी चीज़ है इन्फ्लेशन, उसको हम काउंट नहीं करते। तो क्यों हम जब 12% CAGR की बात करते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन नहीं हटाते, प्लस और भी उसमें एक्सपेंस रेशियो वगैरह होती है, जैसे आप बता रहे हैं, तो उसके बाद हमें ये बताना चाहिए कि भाई कितना रिटर्न आ रहा है, रादर देन कि 12% सीम्स गुड, लेकिन जब इन्फ्लेशन उसके अंदर आ जाती है, सब चीज़ आ जाती है, तो फिर तो बहुत कम रह जाता है। यही गोल प्लानिंग का बेसिक आता है। ओके, ठीक है, देखिए आपको ना ये नहीं चेक करना कि उस टाइम मेरे पैसे इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होकर कितने होंगे। हमें ये चेक करना है आज के मेरे खर्चे इन्फ्लेशन लग के उस टाइम कितने होंगे। ओके, पॉइंट को रिवर्स कर देना है। लोग यही आर्ग्यू करते रह जाते हैं, यार इन्फ्लेशन क्या हो गया। बिल्कुल, वेरी गुड, गुड पॉइंट। इन्फ्लेशन को कैप्चर करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप अगर आज 50,000 खर्च कर रहे हो, ठीक है, आपको लगता है जी मैं 10 साल बाद रिटायर होना चाहता हूं, तो पहले तो देखो आज वो 50,000 जो 10 साल बाद आपको कितना लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो वो 1 लाख रुपए हो जाएगा, तो आपने पहले ही इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर लिया, अपने गोल को ही एडजस्ट कर लिया। बिल्कुल। अब हमारा रूल होता है कि आपके पास जी 300 महीने का पैसा होना चाहिए, तो 1 लाख इंटू 300, 3 करोड़ रुपए की आपको उस टाइम पे म्यूचुअल फंड का कॉर्पस चाहिए। ठीक है, आपका दूसरा गोल सेट हो गया कि भाई 3 करोड़ का कॉर्पस चाहिए मुझे। अपने पास समय है, फॉर एग्जाम्पल 10 साल का समय है। ठीक है जी, 10 साल का समय सेट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी SIP बनानी है जो एक स्टेप अप SIP होगी। ओके, अगर आप सेम अमाउंट ही डालेंगे तो फायदा नहीं होगा, फिर तो आपको इन्फ्लेशन मारेगा ही मारेगा। तो आपको आज अगर आपने 20,000 डालना चालू किया महीने का एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगले साल उसको 22,000 करिए, 24 करिए, 25 करिए। एक अजम्पशन लीजिए, अगर आप 10% स्टेप अप नहीं कर सकते तो 7% कर दीजिए। इन्फ्लेशन ही 7% की है, ओके, तो उसे बीट कर पाएंगे एटलीस्ट। तो उसे बीट कर लेंगे। तो आपने क्या किया, पहले तो अपने गोल को इन्फ्लेशन से एडजस्ट अपने आप ही कर दिया। डन। ठीक है, उसके बाद आपने अपने स्टेप अप डाल के उसको भी इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दिया। तो अब काय का इन्फ्लेशन, अब तो हो गया, सारा काम सेट हो गया। तो इस तरीके से आपको गोल सेटिंग करनी चाहिए। फाइन। संजय भाई, अभी SIP प्लस लमसम भी आता है चीज़ें। होता क्या है कि किसी के पास ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है तो वो SIP में जाए या लमसम में जाए, ये भी कन्फ्यूजन रहता है। तो लमसम करना किन सिचुएशन में बेहतर रहता है? SIP की हमने बात ही की, कंपैरिजन टू लमसम SIP किन सिचुएशन में बेहतर रहती है, वो थोड़ा बताएं। देखिए लमसम, हम इसको ना कैपिटल को बकेट्स में डालते हैं। सबसे पहला हो गया आपका इमरजेंसी फंड, सेट है, उसको छूना नहीं है। सेकंड, आपने गोल्स बनाए लाइफ के, उसके अराउंड SIP कर दी, डन, बहुत अच्छी बात है। अब के जो पैसा आ रहा है नया, अगला पैसा आ रहा है, तो वो तो अब कोई काम का नहीं है, मतलब उसका कोई काम नहीं है, आपके गोल्स वोल सेट है, चल रहा है। तो उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कैपिटल। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कैपिटल के मल्टीपल यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रियल एस्टेट पसंद आ गई तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको लगा कि मैं जो है कुछ डिजिटल एसेट लेना चाहता हूँ, क्रिप्टो लेना चाहता हूँ, मेरे को समझ आ रही है बात, तो कुछ पैसा आप उसमें डाल सकते हैं। आपको समझ आता है नहीं यार मैं एक काम करता हूँ, ये सब छोड़ते हैं, मुझे मार्केट्स में ही रहना है, पर इस पैसे को मैं तब डिप्लॉय करूंगा जब मार्केट गिरेगी, तो ऐसा सिप ऑन डिप जिसे हम कहते हैं। तो आप एक कैपिटल, आपके पास समझिए महीने का एक्स्ट्रा बच रहा है, 25,000 एक्स्ट्रा बच रहा है, हर महीने बच रहा है। तो इस 25,000 को आप जो है, आपका इमरजेंसी फंड ये सब सेट हो चुका है, इस 25,000 को आप टुकड़ों में बांट दीजिए, जब जब निफ्टी 50 नीचे गिरे उस टाइम पे डाल दीजिए, तो ये लमसम हो जाएगा आपका। पर कब लमसम करोगे, जब थोड़ा सा गिरावट होगी, तो यू विल कैच दोज पॉइंट्स जहां पे गिरावट ज्यादा होगी। इससे आपको ओवरऑल एक साल का 1-1.5% ज्यादा कमाने का मौका मिल जाएगा। आपकी SIPs तो चल ही रही हैं, तो इस तरीके से आप अपने अपॉर्चुनिटी कैपिटल को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा लमसम आ गया है, अचानक से आपकी भाई कुछ हो गया और कहीं से वो पापा को कोई शेयर मिल गया अचानक से पुराना पड़ा हुआ, और वो था भाई जो 10 करोड़ का हो गया, 1 करोड़ का, 5 करोड़ का हो गया, तो पर आप एक फंड मैनेजर के पास जाइए, कोई अच्छी कंसल्टिंग लीजिए, कोई चक्कर नहीं है, और अपने गोल्स के हिसाब से उसका भी इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, थोड़ा पैसा बॉन्ड्स में डाल दीजिए, थोड़ा पैसा FD में डाल दीजिए, थोड़ा पैसा निफ्टी 50 में डाल दीजिए, कोई चक्कर नहीं, पर थोड़ा कंसल्ट कर लीजिए। इट इज़ नॉट थिंक हर चीज़ आप खुद ही नहीं कर सकते, और ये थोड़ा फाइनेंस ऐसा मुद्दा होता है कि आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, आप में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो प्री IPO भी आजकल, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्री IPO जो है उसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए ओवर लास्ट 4-5 ईयर्स। ठीक है, पर रिस्क है, बहुत हैवी रिस्क है कि अभी तक लिस्टिंग ही नहीं हुई उसकी। तो
आपको समझना पड़ेगा आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है और अगर उस पैसे को उस हिसाब से आपको निवेश करना। और लाइटर नोट संजय भाई ये पूछूंगा कि ऐसे हम कह रहे, अभी आपने भी कहा कि पुराने शेयर्स मिल गए, बड़ी न्यूज़ में आता है कि यार दादाजी के शेयर थे, हमारे पापा के शेयर थे, वो मिल गए, तो क्या स्टोरी आपको लगता है रियल है या फिर कोई मेडअप होती? नहीं है, रियल है, बिल्कुल रियल है। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है, दो हमारे पास इतना बड़ा नंबर नहीं निकला, छोटा सा ही निकला था, बट पापा ने जितना पैसा डाला तो उससे कहीं अच्छा रिटर्न मिला। क्योंकि क्या होता था ना, जब तब है ना फिजिकल सर्टिफिकेट्स मिलते थे, तो बहुत सारे शेयर्स डीमैट ही नहीं हुए। ओके। तो अचानक से वो डब्बा खोला तो देखा, अरे यार ये शेयर तो रह गया था डीमैट कराने को। अभी तक वो इतना पूरा पोथला होता था, तब तो कंपनियां बंद होती थी बहुत ज़्यादा, कंपनियां ही पैसा लिया बंद हो गई, तो ऐसा पोथला पड़ा था। तो एक पोथले में से एक आइटम निकली, उसने अच्छा खासा पैसा बना के दे दिया हमें। ऑब्वियसली करोड़ों में नहीं था, नहीं तो मैं जहाज में घूम रहा होता बट हाँ इतना था, अच्छा लगा। तो ऐसी सिचुएशन हमने देखी है, तो होता है, बिल्कुल होता है। एक सवाल था हमारे दोस्त का, वो उनका इन्वेस्टमेंट था करीब 2 लाख रुपए का SIP में। तो उनका ये कहना था कि यार 2 लाख रुपए मेरा इन्वेस्टेड है, लेकिन 1.5 साल हो गया, उसमें जो प्रॉफिट आया वो 6,000 रुपये है। तो मैं क्या करूं, मतलब 2 लाख रुपए डाले हुए हैं, फिर भी 6,000 रुपये बना है, तो इस सिचुएशन में मतलब मेरे को तो कुछ फायदा नहीं हुआ, तो क्या देखिए मैं वापस कह रहा हूँ कि ये लंबे समय का गेम है। okay. और 7 साल तक तो हम जीरो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, 5 से 7 साल तक, उसके बाद सोचते हैं रिटर्न्स बनेगा। ये गेम लंबा है, ये इतना तो समझना पड़ेगा लोगों को। ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये कब आपको रिटर्न दे। देखिए ये ना FD की तरह नहीं है कि हर साल आपको 6% देगी, ये पहले 5 साल जीरो देगी, फिर अचानक से 3 गुना हो जाएगी। तो ये भी मैथमेटिक्स चलती है, तो इसलिए इस जंग पे तो कोई नहीं जीत पाएगा। म्यूचुअल फंड के बारे में आता है कि हमेशा जब भी हम म्यूचुअल फंड के एड्स देखते हैं, म्यूचुअल फंड सही है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो ये मार्केट रिस्क क्या होता है इतना, और जब इतना मार्केट रिस्क है इसमें, तो फिर हम क्यों, या फिर आप भी क्यों बात करते हैं कि यार 3 साल 8 साल में इतने करोड़ हो जाएंगे, 10 साल में इतने करोड़, जब मार्केट रिस्क ऑलरेडी है तो फिर इतनी एश्योरिटी क्यों? क्योंकि मार्केट रिस्क जो है ना, वो आपको रिस्क क्या होता है, रिस्क होता है कि आप लाल कितना, तो आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो लाल कितना और रिकवर कितना तेजी से हुआ, यही देखेंगे। तो हिस्टोरिकली ये प्रूव होता है कि जब भी लाल होता है तो एक पर्टिकुलर, अभी देखिए हमारे यहाँ अभी देख लीजिए, सितंबर टू सितंबर भी नहीं आया अगला, ऑलमोस्ट हम वहां पहुंच गए हैं जहां से हम गिरे थे, तो रिकवरी हो जाती है। और दूसरा ये है कि अगर मुझे अबव इन्फ्लेशन रिटर्न्स कमाने हैं, कि 6% तो इन्फ्लेशन हो गई है, तो मेरे पास विकल्प क्या है, और तो कोई विकल्प है नहीं। तो इन्हीं एसेट क्लासेस में पैसा डालना पड़ेगा मुझे, और जिसमें म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लासेस होता है, बिकॉज उसमें आप छोटे पैसे से निवेश कर सकते हो। तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन रीजनेबल है तो हम म्यूचुअल फंड में डाल के एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ओके संजय भाई, मैं इसमें ये समझा कि अगर मार्केट रिस्क की हम बात करते हैं, जैसे लिखा हुआ भी आता है, तो मार्केट रिस्क एक तरीके से, जैसे आपने कहा कि 6-7 साल ऐसा होता है, मतलब अगर आपका म्यूचुअल फंड 6-7 साल चल गया SIP, तो वो जीरो नहीं जाता, तो एटलीस्ट वो जो मार्केट रिस्क है वो यहाँ से मिटिगेट होता है कि भाई 6-7 साल के बाद आपका कोई मार्केट रिस्क नहीं है, आप जो है उसको ओवरकम कर जाओगे। हाँ, अगर उससे नीचे आपने किया हुआ है तो मार्केट रिस्क वो रहेगा। यस, एब्सोल्युटली। इसमें म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरीज मैं देखता हूँ, जब हम ऐप आती हैं उसमें कोई होता है हाई रिस्क, कोई होता है मॉडरेट रिस्क, कोई होता है लो रिस्क। वो क्या होता है संजय भाई? क्योंकि एक तो ऑलरेडी रिस्क की चीज़ है, रिस्क की चीज़ के अंदर भी हाई रिस्क, फिर मॉडरेट रिस्क, लो रिस्क। लो रिस्क पे जाएंगे तो 5-6%, मॉडरेट वाले पे जाएंगे वो 8-9, हाई वाला ही 12, 13, 14, 15 होता है। तो इसको भी आप समझाएं भाई। सिंपल सी बात है कि अगर आपने खिचड़ी बनाई और उसमें तड़का नहीं डाला तो वो लो रिस्क खिचड़ी है, विच इज़ प्योर डेट। ठीक है, आपने आधी खिचड़ी पे डाला तो वो मॉडरेट रिस्क है, ठीक है, विच इज़ बीच वाला हो गया, उसमें 50% डेट हो गया, 50% इक्विटी हो गया, या डेट का पोर्शन 30-40% जो भी हो गया, और लास्ट है जिसमें प्योर इक्विटी है, तो वो हाईएस्ट रिस्क पे होती है। तो जो भी म्यूचुअल फंड्स में प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो हाईएस्ट रिस्क पे होते हैं। जिसमें मॉडरेट रिस्क होता है उसको हाइब्रिड फंड्स कहते हैं, जिसमें 35% के आसपास, 20 से लेकर 35% तक डेट होता है, और डेट रिस्की नहीं होता क्योंकि डेट फिक्स्ड रिटर्न्स होता है। उस डेट में भी 80-90% जो होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, मतलब सरकार की दी हुई सिक्योरिटीज। अब उससे ज़्यादा क्या, मतलब कम क्या रिस्क होगा इस देश में। और एक फंड होगा जो प्योर डेट पे होगा, जो सिर्फ डेट ही बेच रहा है आपको, वो भी कम रिस्क वाला होता है। अब डेट के अंदर भी जैसे बताया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड्स थोड़ा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डालते हैं उनके रिटर्न्स थोड़े बेटर हो जाते हैं। मैंने ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स देखे हैं जो 10-11% रिटर्न देते हैं, जो कि डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, क्योंकि वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। लेकिन सही में क्या उनका रिस्क फिर ज्यादा होगा? हाँ, उनका रिस्क हल्का सा ज्यादा होगा, पर फिर भी वो मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में आएंगे, लार्ज रिस्क कैटेगरी, बिग रिस्क कैटेगरी में नहीं। अभी डेब्ट म्यूचुअल फंड की तरफ किन लोगों को जाना चाहिए,
और लो रिस्क किस तरफ किनको जाना चाहिए? हाई रिस्क की तो हम बात कर ही रहे हैं, सब चीज़ चल रही है। डेट की तरफ उसको जाना चाहिए जिसका गोल छोटा है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का गोल है, उसको डेट की तरफ ज़्यादा अपना रुझान रखना चाहिए। दूसरा, जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदें तो ये जरूर ध्यान रहे, कुछ म्यूचुअल फंड्स में लॉक इन होता है 2-2 साल का, ठीक है, जैसे खासकर डेट फंड्स में होता है। तो ऐसा ना हो जाए कि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट 1 साल में है और आपका म्यूचुअल फंड का लॉक इन 2 साल का है। इसको हम कहते हैं एसेट लायबिलिटी मिसमैच, कि लायबिलिटी तो 1 साल में खड़ी हो गई, एसेट आपका 2 साल में। Exactly. ये तो वो बात हो गई, वो हमारे एक बिजनेसमैन भाई बोलते हैं, मैं तंग हूं नंग नहीं हूं। ओके, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, एसेट बहुत है। तो बोले तेरे एसेट का अचार डालूं मैं, भाई पैसे तो आज चाहिए, बिल्कुल। तो जमीन है, जमीन बहुत है, पर क्या करोगे, बिक्री नहीं है इस टाइम पे। तो ऐसा ना हो जाए कि आपका जो एसेट है वो तो 2 साल बाद मोनेटाइज हो रहा है और आपकी लायबिलिटी 1 साल बाद। तो इसको मैच जरूर करिए कि कब आपको पैसा चाहिए। आपके बच्चे की फीस है, वो तो वेट नहीं कर सकती, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास राइट वो लिक्विडिटी होनी चाहिए म्यूचुअल फंड्स के उस टाइम पे। तीसरा, डेट फंड्स में उनको जाना चाहिए जिनके पास कुछ एक्सेस कैपिटल पड़ा है, जिनके पास अभी डिप्लॉयमेंट क्लियर नहीं है, कि भाई अभी डिप्लॉयमेंट पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करूंगा, तो रख देता हूँ ज़रा डेट म्यूचुअल फंड में रख देता हूँ। मैं डायरेक्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स नहीं खरीदना चाहता, मैं डेट म्यूचुअल फंड से खरीद लूँ, ठीक है। चौथा, वो लोग हो गए जिनका लंबे अवधि का भी इन्वेस्टमेंट है पर वो ज़्यादा लाल नहीं देख सकते, ओके, तो उनको भी ज़्यादा पैसा फिर इसमें भी डेट म्यूचुअल फंड्स में। डेट में स्नेह भाई जैसे 7-8% का रिटर्न ऑलमोस्ट आप बता रहे मिलता है, एफडी में भी क्लोज टू दिस मिलता है, तो एफडी और डेट फंड जो हो गया, तो इसमें क्या डिफरेंस है? जो फिर डेट में जा रहे हैं वो डायरेक्ट बैंक के पास ही क्यों ना चले जाएं? इस पे देखिए क्या होता है कि पहले ना बहुत बड़ा फर्क था टैक्स का, ठीक है, कि एफडी का जो ब्याज होता था वो पहले होता था टैक्स आपका मार्जिनल रेट पे, ठीक है, आज भी होता है, पर पहले जो डेट फंड्स होते थे ना उसमें शायद 2 या 3 साल अगर आप होल्ड कर लो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आ जाता था, जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। तो लोग इसलिए क्या करते थे कि जो पैसा एफडी में डालना होता था तो इधर डाल देते, क्योंकि फिर इधर टैक्स का इम्प्लीकेशन बहुत कम हो जाता था। तो वो अब जो है वो बंद हो गया भाई, अब उसमें वो सब तो आर्बिट्राज खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। तो बट फिर भी लिक्विड चलते रहते हैं, तो इसलिए लोग इसमें डालते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। एफडी में बस एक ही चक्कर होता है कि जब आप पैसा प्रीमेच्योर विड्रॉल करते हो तो आपका थोड़ा सा वो इंटरेस्ट काट लेते हैं, पेनल्टी डाल देते हैं, जो लिक्विड फंड्स में नहीं होता, तो वो एक बेनिफिट होता है इसमें। अभी संजय भाई पिछले 2 साल में हमने देखा, 2 साल में क्या, अब अगर 5 साल का भी हम पीरियड लगा लें, कि स्मॉल कैप जो है उन्होंने बहुत रिटर्न दी है। पूरा म्यूचुअल फंड भी आप देंगे, स्टॉक्स, अगर आप इंडेक्स भी देखेंगे, तो जब हम ये कहते हैं कि जिसका गोल जो है 10 साल है, 12 साल है, तो वो प्योरली स्मॉल कैप में ही अगर चले जाएँ या प्योरली मिड कैप और स्मॉल कैप, तो उनको क्या, उनके लिए ज़्यादा रिस्क होगा इवन दो वो 12 साल का अपना होराइजन रख रहे हैं? बिल्कुल बुरी स्ट्रैटेजी नहीं है, पर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपने पूरा मिड कैप स्मॉल कैप में डाला होता और पिछले 4 साल से डाल रहे होते तो अच्छा रिटर्न चल रहा था, पर इस साल जो हालत हुई है वो अगर आप नहीं देख पाते, क्योंकि वो तो आपका मतलब 25% शेव ऑफ हो जाता, यानी आपने 10 लाख डाला होता, समझो वो 20 लाख हो गया होता, तो 20 लाख का सीधा 15 लाख हो चुका होता। तो अगर इतनी हिम्मत है आप में देखने की तो आप डालिए मिड कैप, स्मॉल कैप में कोई प्रॉब्लम। जैसे देखिए हम लोग मिड कैप में डालते हैं, स्मॉल कैप में डालते हैं, मोमेंटम फंड्स में डालते हैं। तो क्यों डालते हैं? क्योंकि हमारे में ना ताकत है लाल देखने की। तो बस खेल यही है, आप लाल कितना देख सकते हो और कितने समय के लिए निवेश कर रहे हो, वो बस यही दोनों चीज़ें हमारे को देखनी होती है। मोमेंटम फंड की आपने बात की संजय भाई, मोमेंटम फंड की आपकी बात, मतलब हम बात भी कर रहे थे, तो मोमेंटम फंड्स क्या होते हैं? आपने एक दो एग्जांपल भी दिए थे रिटर्न के बारे में, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए क्या होता है, एक होता है एक्टिव फंड, एक होता है पैसिव फंड। पैसिव फंड क्या है कि जैसे निफ्टी 50 है, तो एक म्यूचुअल फंड आएगा, वो बोलेगा मैं निफ्टी 50 को कॉपी करूँगा, ठीक है, उसमें फीस कम हो जाती है। एक्टिव फंड क्या होता है? एक्टिव फंड बोलता है मैं निफ्टी 50 को ही कॉपी करूँगा, पर मेरे हिसाब से करूँगा। तो निफ्टी 50 में सबसे हाईएस्ट जो वेटेज है वो HDFC बैंक का है, सेकंड ICICI, थर्ड रिलायंस है, ठीक है जी। मैं क्या करूँगा, मैं सबसे ज़्यादा वेटेज रिलायंस को दूंगा, ठीक है, सेकंड TCS को दूंगा, थर्ड HDFC को दूंगा, वो मेरी चॉइस है। ओके, तो इसको कहते हैं एक्टिव मैनेजमेंट। अब एक तरह के फंड्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है फैक्टर फंड्स। फैक्टर मतलब क्या होता है कि एक फैक्टर लगाया जाता है। फैक्टर क्या क्या हो सकता है? मोमेंटम, क्वालिटी, वॉलेटिलिटी, वैल्यू, ठीक है, ऐसे 3-4 फैक्टर होते हैं। एक हमारे जो देश की टॉप 500 कंपनी है उनको कहा जाता है निफ्टी 500, 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप, 250 स्मॉल कैप। ये देश की सबसे बढ़िया 500 कंपनीज है। अब इन 500 कंपनीज में से एक फैक्टर इंडेक्स है जो कहता है कि हम हर 6 महीने में ऐसी 50 कंपनियां पकड़ेंगे जिसका मोमेंटम स्कोर हाई होगा, ठीक है, यानी तेजी से भाग रहे हैं, भागते हुए घोड़े। हमें नहीं फर्क पड़ता है इसका प्राइस टू अर्निंग्स क्या है, हमें कुछ नहीं देखना, हमें देखना क्या ये मोमेंटम में है कि नहीं है, बस एक ही चीज देखेंगे हम। तो वो क्या कर रहा है, वो हर 6 महीने में उन 500 कंपनीज में से कंपनियां चुन रहा है। तो वो है तो इंडेक्स, पर वो एक
एक्टिव इंडेक्स है। तो ऐसे एक्टिव इंडेक्स पे भी म्यूचुअल फंड बन चुके हैं जो ऐसे इंडेक्सेस को कॉपी करते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली है तो पैसिव म्यूचुअल फंड्स, पर जो उनका इंडेक्स जो है वो एक्टिव हो गया। अब अगर आप निफ्टी 500 का पिछले 30 साल का रिटर्न देखें तो वो करीबन 12-13% के आसपास का, पर वहीं आप अगर मोमेंटम 50 का रिटर्न देखें पिछले 30 साल का उसी अवधि का, तो वो 22% का। 22%, ऑलमोस्ट डबल। हाँ, अब फर्क कितना होता है मैं बताता हूँ। अगर आपने 1 लाख रुपए डाला होता 30 साल पहले, तो निफ्टी 500 में शायद वो 50 लाख के आसपास होता, और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में वो 9 करोड़ होता। 9 करोड़, इतना बड़ा फर्क है, इतना मैसिव गैप आ जाता है। सो अगर आपको रिस्क लेना है तो आप फैक्टर इंडेक्स फंड्स में भी पैसा डाल सकते हैं। सही भाई, इसका रिस्क होता है ज़्यादा या फिर इसमें इतना रिस्क नहीं होता कंसिडरिंग कि इंडेक्स फंड है? इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है शॉर्ट टर्म में। अभी जैसे पिछले 8 महीने में मोमेंटम फंड्स की बहुत पिटाई हुई है क्योंकि मार्केट ही डाउन थी, पर पिछले 1 महीने में मोमेंटम फंड्स ने 6% रिटर्न दे दिया क्योंकि मार्केट ऊपर जाने लग गई। तो अगर आप 1-2 साल की अवधि, 3 साल की अवधि के लिए कर रहे हैं तो प्लीज़ मत ये फंड कीजिए। अगर आप 10, 15, 20, 25 साल अवधि के लिए कर रहे हैं तो आप इनको करिए, बिल्कुल करिए। हमने संजय भाई लास्ट टाइम आपसे बात की थी SWP पे, काफ़ी आप बात भी करते हैं उसमें। एक सवाल उसके बाद आया मेरे पास कि हमने SWP कर ली है, हमने इन्वेस्ट भी कर लिया, मान लीजिए 2 करोड़ 2.5 करोड़ का कॉर्पस हो गया हमारा, किसी को 50,000 रुपये महीना निकालना है तो वो मैनेज हो जाएगा उसके हिसाब से, आपका जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से। लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाती है, हमने देखा कि जैसे चाइना में वो स्टॉक मार्केट जो है वो फ्लैट हो गई, या जापान की आपने बात की वो आ गया, या फिर UK का जो सिचुएशन है कि बहुत लंबा टाइम का 15 साल का 20 साल का बियर मार्केट आ जाता है। और अब जो है हम रिटायरमेंट फेज में, हमने अपने आपको मेंटली कर लिया था कि हम फायर पे जा रहे हैं, हम एक तरीके से रिटायर हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में बंदा क्या करेगा? क्या उसको भी नेविगेट करने का कोई प्लान है आपके पास? तो देखिए, इसमें जब भी हम वेल एंड बकेट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि जब भी आप अपना SWP का कॉर्पस बनाते हैं तो SWP के कॉर्पस को अलग अलग लेयर्स में बांट दीजिए। सबसे पहला लेयर रखिए डेट। अब डेट आप किसी तरीके से रखते हैं, म्यूचुअल फंड से भी रख सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड से भी रख सकते हैं, किसी तरीके से भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला सेक्शन आ गया डेट। दूसरा सेक्शन आ गया आपका हाइब्रिड फंड, जिसमें डेट और इक्विटी दोनों होंगे। तीसरा लेयर आ जाएगा आपका मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप। चौथा लेयर आ जाएगा आपका लार्ज कैप या मिड कैप, और पांचवा लेयर आ जाएगा आपका स्मॉल कैप। क्या होगा, पहले आप पहली लेयर खाली करोगे, तब तक बाकी लेयर्स की कंपाउंडिंग होगी। फिर आप दूसरी लेयर खाली करोगे, बाकी लेयर्स कंपाउंड कर रहे हैं। फिर तीसरी लेयर खाली करोगे, बाकी लेयर्स कंपाउंड कर रहे हैं। चौथी लेयर खाली करोगे, बाकी लेयर्स कंपाउंड कर रहे हैं। तो बाय द टाइम आप आखिरी लेयर तक पहुंचोगे, आपके 25-30 साल निकल चुके होंगे। तो 25-30 साल में तो रिटर्न बन ही जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उस टाइम भी 9-10% रिटर्न ना निकाल पाए तो फिर तो समथिंग हैज गॉन मैसिवली रॉन्ग। एंड देन फिर ये लगता है कि ऑप्शंस क्या ऑप्शंस है, और आपके पास क्या ऑप्शन है बताइए। या फिर आप जिंदगी भर FD से डाल दीजिए, वो भी कोई चक्कर नहीं है वो, बट आपको पता होना चाहिए कि इट शुड सफाइस, और आपकी जनरेशनल वेल्थ फिर बनेगी नहीं बनेगी वो पता नहीं। फाइन संजय भाई, हमने लमसम की आपसे बात करी थी, उसमें एक सवाल और आता है कि फॉर एग्जांपल जब रिटायर होते हैं लोग, उनके पास एक अच्छा कॉर्पस आ जाता है, मान लीजिए 25 लाख, 50 लाख, 60 लाख, तो इस सिचुएशन में जो उस एज में हो तो उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? यही लेयरिंग कर ले, और शुरू का पैसा जो है एटलीस्ट अगले 3 साल जो उसको पैसा चाहिए, 3 से 4 साल का पैसा, वो डेट फंड में रखे। ठीक है। उसके बाद लेयरिंग चालू कर दे, जैसे मैंने बताया कि हाइब्रिड कर दे, मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप कर दे, लार्ज कैप कर दे। फिर कितना परसेंट कर सकते हैं? देखिए, जो लास्ट का लेयर है विच इज योर मिड कैप स्मॉल कैप, जो रिस्क वाला है, वो 30% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। बचा हुआ 70% में पहले 4 साल का पैसा तो आप वो ही कर दीजिए, बॉन्ड्स ही कर दीजिए या डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स कर दीजिए, और बचे हुए पैसे को आप जो है हाइब्रिड और फ्लेक्सी कैप में बांट दीजिए। ओके संजय भाई, अब आती है एक मतलब एक लोगों का जो ड्रीम है, एक तरीके से जो लोग जॉब स्टार्ट कर रहे हैं तो उनका सबसे पहली चीज़ होती है यार एटलीस्ट हम लोग 1 करोड़ रुपए बना लें, फिर उसके बाद वो आगे जाते हैं। और आप भी कहते हैं 1 करोड़ रुपए बनाना इनिशियल जो वो सबसे हार्ड है, उसके बाद सब चीज़ें आसान है, आपने समझाया भी था। तो अगर कोई हम स्टार्ट करते हैं लोअर एंड से ही, 25,000 रुपये कमा रहा है, आप कह रहे हैं कि वो बुरी सिचुएशन में है, लेकिन इवन दो वो बुरी सिचुएशन में है तो सपने देख सकता है, ठीक है, उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। तो उस सिचुएशन में 25,000 रुपये अगर कोई कमा रहा है तो 1 करोड़ तक कैसे पहुंचे? क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी उसकी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले उसको स्टेप 1 करना चाहिए कि उसको मैनिफेस्ट करना चाहिए कि कब पहुंचना है। ठीक है, आज 2025 में बैठे हैं तो 2040 में पहुंचना है, 2045 में पहुंचना है, पहले उसको ये मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको ये पता करना है, देखिए फनल वही रहेगी, ठीक है, मेरी एक्टिव इनकम कितनी है, मेरी सेविंग्स कितनी है, और उसमें से मैं इन्वेस्ट कितना कर रहा हूँ। अगर किसी को 15 साल में करोड़पति बनना है तो उसकी SIP होती है 14,000 रुपीज़ पर मंथ, ओके, विद अ स्टेप अप ऑफ 7% पर ईयर। ठीक है, ठीक है। अब 14,000 की अगर आपको SIP करनी है, और अगर मैं 25% सेव इन्वेस्टमेंट रेट पकड़ता हूँ,
तो यानी आपको 56,000 की इनकम होनी चाहिए। ठीक है। पर यही 15 साल की जगह अगर किसी को 10 साल में करोड़पति बनना है तो इन दैट केस उसकी SIP का अमाउंट 14,000 से हो जाएगा 34,000। ठीक है। तो 34,000 अगर आपको SIP करनी है तो आपकी इनकम करीबन 1,36,000 होनी चाहिए महीने की। पर यही व्यक्ति बोलता है नहीं मुझे 7 साल में करोड़पति बनना है, और वही 12% मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो वही SIP जो 34,000 थी वो हो जाती है 54,000। ओके। अब 54,000 की SIP के लिए आपको करीबन 2.5 लाख रुपए महीना कमाना है। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए इस कैलकुलेशन के हिसाब से कि आपको करोड़पति कब बनना है। 15 साल में बनना है, 10 साल में बनना है, 7 साल में बनना है, या 15 साल से ज़्यादा भी लग सकता है कंसिडरिंग योर प्रेजेंट सिचुएशन। सारा खेल है कि आप कमाते कितना है, सारा खेल है कि आपकी इनकम क्या है, सेविंग्स क्या है, उसमें से इन्वेस्टमेंट रेट क्या है। फाइन। संजय भाई, आपने लास्ट वाले ऑप्शन में बताया कि किसकी 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। अगर उसको 2.5 लाख रुपए अगर उसकी जो है इनकम है तो 54,000 वो इन्वेस्ट करेगा हर महीने, तब जाके करोड़पति वो 7-8 साल में बन जाएगा। तो इसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि या तो वो अपनी इनकम बढ़ाता रहे या फिर अपने खर्चे कम कर दे। देखिए खर्चे आप कितना कम कर लोगे, 0 से नीचे तो नहीं ला सकते। बिल्कुल। ठीक है, अगर आपकी तनख्वाह 50,000 है और आप कहते हो मेरे खर्चे 20,000 होने चाहिए, मेरे 10,000 का खर्चा है, तो आपकी सेविंग्स 40,000 है। बिल्कुल। पर अगर आपकी इनकम 1 लाख है और आप कहते हो मेरा 20,000 नहीं मैं 40,000 खर्च करूंगा, तो भी आपकी सेविंग 60,000 है। बिल्कुल। तो जो खर्चा है ना उसकी एक सीमा है। ठीक है। करना चाहिए, वो बिल्कुल अच्छी हैबिट है, फ्रुगैलिटी से रहिए, बजट कीजिए, वो करना है, वो तो मैं बताता हूं सबको। पर उससे आप जीवन में बहुत अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आपके खर्चे 0 से कम तो हो नहीं सकते। प्लस वो माइंडसेट आपका हाँ, नीचे और प्लस ग्रोथ माइंडसेट नहीं जाएगा फिर। तो आपको तो इनकम बढ़ानी ही बढ़ानी है, ये कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार क्या हुआ, मेरा एक इवेंट था तालकटोरा में, स्टेज से उतरा तो एक बंदा भागते हुए आया, मिला, यंग लड़का, और तो ट्रेडिंग वाला माहौल था वहाँ पे। तो उसने बोला सर मैं आपका स्ट्रैटेजी से ट्रेड करता हूँ, बहुत अच्छा रहा ये वो, बट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैंने बताइए। बोला सर पिछले जुलाई में मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जहाँ आपने बोला था एक्टिव इनकम बढ़ाओ, एक्टिव इनकम बढ़ाओ। बोला वेरी गुड। तो बोलता है सर मैंने मेहनत करी है, मेरी 80,000 रुपीज़ की सैलरी थी, मैंने 2 कोर्सेज किए और सेम कंपनी ने मेरी सैलरी अभी 2.25 लाख कर दी है। मैंने इतना खुश हुआ उस दिन, इतना खुश हुआ जिसका हिसाब नहीं है। मेरे को उसकी ट्रेडिंग से वो पैसा बना रहा है नहीं बना रहा है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उस आदमी ने अपनी वैल्यू बढ़ा ली। आज वो 175 का हो गया, मतलब आज से जब वो आगे बढ़ेगा तो वो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख की इनकम पे जाएगा। दैट मेक्स मी हैप्पी। जब आदमी खुद के ऊपर काम करता है ना, और मोहताजी नहीं करता, अरे मार्केट से बन जाए पैसा, ट्रेडिंग से बन जाए पैसा, जब वो कहता है नहीं भाई मैं खुद बनाऊंगा अपना पैसा, हाँ बाकी मार्केट जो बना के देगी वो एडिशनल है, तब मेरे को लगता है कि हाँ यार ये आदमी सेट अप फॉर सक्सेस, वो सक्सेस पे लेके आएगा। भाई संजय भाई, लोग अभी क्या करते हैं आजकल, इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, और आप पर्सनली ये कहते हैं कि यार स्टॉक्स में आप ना जाएं, आप म्यूचुअल फंड में जाएं। मतलब जो आपकी थीम मैंने देखी है, इवन दो आप सजेस्ट करेंगे एक हायर लेवल पे अगर कोई हो तो वो आपने कहा कि ना मैं तो फिर भी मना ही करता हूँ। ओके, फिर भी मना करते हैं। तो लोग जाते हैं इंटरनेशनल स्टॉक में भी, एक्सचेंज इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी जो इन्वेस्ट करते हैं, तो ये कितना ठीक है, किस तरीके से इसको आप देखते हैं? देखिए आपको अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए तो आप ETF ले लीजिए, ठीक है, इंडिया में ETF ले लीजिए। दूसरा नहीं तो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको US में अकाउंट ओपन करना अलाउ करते हैं। अगर आप में ज़्यादा वो है, जज्बा है बाहर इन्वेस्ट करने का, तो आप US में इन्वेस्ट करिए, पर US में भी ETFs में ही इन्वेस्ट कीजिए। ETF, अब आपने टेस्ला का शेयर ले लिया, वो अगले दिन 40% नीचे गिर गया, ट्रंप और उनके जुदाई हो गई, लड़ाई हो गई भाइयों की, और टेस्ला 40%, आप क्या करोगे बताओ? व्हाट विल यू डू? बिल्कुल। अच्छा आपसे झेला नहीं जाएगा, आपने 10,000 का शेयर लिया होगा, वो 6,000 का रह गया होगा। आप मत करो ना ये सब। इससे अच्छा जो एक वहाँ पे ETF चल रहा है जिसमें टेस्ला भी पार्ट है, गूगल भी पार्ट होगा, अच्छा होगा, जो मैग 7 कहते हैं जिन्हें, मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज कहते हैं, वो उसका ETF ले लो। सो एंड ऑफ द डे मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट, मैंने क्या बोला अभी एक सवाल पहले ये बताया ना कि आपका काम एक्टिव इनकम को अपनी 80,000 को 2.25 लाख करना है। बिल्कुल। ये ETFs को मैनेज करने दो, म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने दो, उनका रोज का काम है। उसके लिए वो आपसे क्या फीस ले रहे हैं, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा दे दो, क्या फर्क पड़ता है? फाइन। अब मेरे को एक चीज़ बताया संजय भाई कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड इन्वेस्टर। आप ये सोचते हैं, एक तो मान लीजिए आपको लगता है कि यार ये बंदा है, इसको मैं डिसिप्लिन देखता हूँ, इन्वेस्ट नहीं करता ये बंदो ये, लेकिन ये बहुत अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है, तो वो क्या क्वालिटीज़ होंगी? देखिए सबसे पहला है गोल बेसिस, जिसको ना क्यों पूछना आता हो। ठीक है, मेरे को पैसा क्यों चाहिए? मेरे को एक बंदा अगर 100 करोड़ चाहिए, मतलब क्यों चाहिए? 100 करोड़ चाहिए, मतलब क्यों चाहिए? बता दो दे क्यों चाहिए। मतलब नहीं सर होगा तो अच्छा लगेगा, मतलब 1 करोड़ अच्छा नहीं लगेगा? नहीं सर वो भी अच्छा लगेगा, मतलब 2 नहीं अच्छा लगेगा, मतलब वो भी अच्छा लगेगा। मतलब भाई पहले पता कर लो चाहिए कितना। कभी कभी ना हम खुशी को पोस्टपोन करते रहते हैं,
पोस्ट डेटेड चेक लिखते रहते हैं अपने आप को। मैं एक बंदे से मिला, 12 साल काम किया उसने, 2.5 करोड़ का उसका कॉर्पस बना, अच्छा जॉब था, अच्छी तनख्वाह थी, SIP की, रिटायरमेंट ले ली 2.5 करोड़ के कॉर्पस पे। मैं यहाँ सोच रहा था मैं अच्छा था यार, मैंने 5-6 करोड़ के कॉर्पस पे ली थी, तो बोलते नहीं मेरा तो 2.5 करोड़ में काम निकल रहा था, 2.5 करोड़ से अपन आराम से 1 लाख रुपए महीना बना सकते हैं। मतलब वाह यार, बंदा संतुष्ट था, उसको क्लैरिटी थी कि मेरे लिए 2.5 करोड़ का नंबर है। तो आज से 34 साल की उम्र से वो जितना जिएगा, ही इज फाइनेंशियली फ्री, ही डजंट हैव टू वर्क फॉर एनीवन। तो आपको पहले ना वो जानना चाहिए वो मेरा गोल्डन नंबर क्या है। तो जो व्यक्ति इतनी क्लैरिटी रखता है कि भाई संजय सर मेरे को इतना ही पैसा चाहिए, मेरे लिए काफी है, आई एम वेरी हैप्पी विद सच पीपल, चाहे वो नंबर छोटा हो बड़ा हो जो भी। कोई उल जलूल नंबर लेके आता है ना, फिर मैं उसकी थोड़ी सी 100 करोड़, हाँ 100 करोड़, तेरे को 100 करोड़ चाहिए क्यों यार। तो पहली बात ये हो गई। दूसरा है जो व्यक्ति बहुत क्लियरली अपने रिस्क को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जियो ब्लैक रॉक का भी मर्जर हुआ और वो लोग एक म्यूचुअल फंड ओपन कर रहे हैं। तो ब्लैक रॉक के पास है ना एक टूल है जिसका नाम है अलादीन। ओके, ठीक है, इसका कोई फुल फॉर्म भी है, एसेट लायबिलिटी समथिंग समथिंग करके। तो अलादीन जो है ना वो उनका AI टूल है जो हर घंटे या हर आधे घंटे में 30,000 एसेट क्लासेस पे स्ट्रेस टेस्ट रन करता है। ओके, कि किसमें कितना रिस्क है फेल होने का। एक ऐसी कंपनी जो $10 ट्रिलियन मैनेज करती है, वो किस चीज पे फोकस कर रही है? रिस्क पे कि फेलियर का चांस कितना है। और हम यहां क्या सोचते हैं, अपुनिच भगवान है, बिल्कुल, कल को FNO में डालेंगे, देखना सर कॉल ऑप्शन खरीदेंगे कल को, कोई रिस्क देखता ही नहीं। तो जो लोग रिस्क देखते हैं ना वो समझदार लोग होते हैं। वो हमेशा सोचते हैं मेरा पैसा डूबेगा कैसे, तो वो उन पॉइंट्स पे चेक करता है, अच्छा इससे डूबेगा, ऐसे डूबेगा, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो जो व्यक्ति का गोल क्लियर है, रीजनेबल है, और जिस व्यक्ति का रिस्क का असेसमेंट बढ़िया है अपने आप को लेकर, जो अपने आप को जानता है, झूठ नहीं बोलता, अरे नहीं सर कोई नहीं, आप डालो स्मॉल कैप जितना डालना है, फिर हल्का सा 5% नीचे गया, रोने लगा, अरे सर कितना स्मॉल कैप क्यों डाल दिया था आपने। तो ये नहीं चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। अच्छा आप में क्लैरिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे पास आए या किसी भी कंसल्टेंट के पास गए, आपने बोला कि सर मेरे को क्लैरिटी ही नहीं है, मेरे को क्लैरिटी हेल्प करो ना बिल्ड करने में। तो ऐसे लोग भी मुझे बहुत पसंद है कि चलो मैं क्लियर तो हूं कि मेरे को क्लैरिटी नहीं है, उसको कुछ तो क्लियर है, हाँ कुछ तो क्लियर है कि मेरे को क्लैरिटी नहीं है। हमारे ना देखो एक कहा जाता है कि सीखने का ना एक फ्रेमवर्क होता है। अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है तो उसका एक फ्रेमवर्क है जिसे हम कहते हैं SEA, S फॉर सरेंडर। सबसे पहले कंप्लीट सरेंडर कर दो। आपको जो गुरु पसंद आता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो भी समझ आता है आपको उसको सरेंडर कर दो। सरेंडर करने के बाद इंक्वायर करो, यानी आपके अंदर जो जिज्ञासा है उसको पूछो, और A मतलब एक्ट करो, फिर काम करो। भाई उसने बोल दिया कि ये करना है तो करो। तो जब आप SEA मॉडल से आप सीखते हो ना तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। संजय भाई आपने बताया कि एक नंबर जो होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कितना नंबर चाहिए, तो उस पर मेरा सवाल है कि एक तो ये बताएं कि कैसे कोई आपके पास रोड मैप है कि कोई बंदा कैसे पता करे, इवन तो उसकी पर्सनल वो रहेगा उसमें, बाहर से क्या बताएंगे, लेकिन फिर भी कोई ऐसा रोड मैप आपके लिए है आपके पास है कि आप बता सकें कि यार देखो इस तरीके से आप अपना नंबर पता कर सकते हो कि आपको जो रिटायरमेंट के लिए चाहिए। दूसरा ये कि क्या नंबर आपको प्रैक्टिकल लगता है एक आम आदमी के लिए जो नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है। कोई कह दे कि यार मैं तो 50 लाख में रिटायरमेंट ले लूंगा, तो वो ऑफ कोर्स इम्प्रैक्टिकल हो जाने वाला है एक बहुत सारी सिचुएशन में। तो क्या प्रैक्टिकल आपको लगता है? दूसरा वो कैसे ये ढूंढे कि नंबर क्या है? देखिए हम कैसे बताते हैं उसको थोड़ा मैं डिटेल करूंगा क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। फॉर एग्जाम्पल आज आपका खर्चा है 1 लाख रुपए, इस 1 लाख रुपए में 3 EMI चल रही हैं, ठीक है, ये EMI मिलके 50,000 हैं फॉर एग्जाम्पल। अब ये EMI जीवन भर तो चलेंगे नहीं, होम लोन है तो कभी खत्म हो जाएगा, कार लोन है वो भी कभी खत्म हो जाएगा, बाइक लोन है या फिर बिल्कुल जो भी है खत्म हो जाएगा। तो आपका एक्चुअली बेस एक्सपेंस जो है वो 50,000 है। अब आज से आपको 10 साल बाद रिटायर होना है, आप एक उस पर इन्फ्लेशन लगा दो 6% 7% जो आपको समझ आती है। अब आप मत लगाओ 1 लाख पे, क्योंकि 1 लाख में तो EMIs भी इंक्लूसिव है, तो EMIs पहले माइनस कर दो। अब 50,000 से आप ले गए 6 साल बाद, तो 10 साल बाद तो पता चला ये नंबर आ गया 1 लाख रुपए, ठीक है, डबल हो गया जी 10 साल में, नो प्रॉब्लम। पर आपको लगता है कि यार हर साल ना मेरा एक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी होगा, बिल्कुल, कि मैं बाहर घूमना जाऊंगा, कभी मेरी जब लाइफ बेटर होगी तो मेरा घर मैं अच्छी लोकेशन पे लूंगा, मेरी गाड़ी और बेटर हो जाएगी, ये वाली बेचूंगा पर नहीं करूँ, तो मेरी लाइफस्टाइल का भी एक इन्फ्लेशन होगा। तो हमें और उस टाइम पे मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तो आपने क्या सोचा कि भाई मैं 50,000 से आज खर्चा कर रहा हूँ, नॉर्मली तो ये 1 लाख होना चाहिए था, पर एक काम करता हूँ मैं 6% और जोड़ देता हूँ, ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो अब वो नंबर हो जाएगा 2 लाख।
तो अब आपको क्लैरिटी होगी, आपको 2 लाख चाहिए। बिल्कुल। उस दिन आपके ऊपर कोई ईएमआई नहीं है, आपने ईएमआई सारी निपटा दी तब तक। अब 2 लाख के हिसाब से आपके पास कितने महीने का, 300 महीने का पैसा होना चाहिए। ठीक है। तो 300 इंटू 2 कितना होता है, 6 करोड़। 6 तो आपके पास 6 करोड़ का वापस चाहिए बस। तो इसीलिए सिंघम का डायलॉग याद आता है ना, मेरी जरूरतें कम है इसलिए मुझ में दम है। अब अगर आप बोलते हो नहीं जी मेरे को 2 लाख नहीं खर्च करना, मैं तो ये 50,000 है ना, इसका भी लाख रुपए नहीं करूंगा, तब भी सब 50,000 में जीऊंगा और कम कर दूंगा अपने आप को, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है वो आपको डिसाइड करनी है। क्या आपको लाइफस्टाइल चाहिए, ठीक है, या आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। मेरे इतने दोस्त थे, मेरे साथ के थे, मेरे जितनी तनख्वाह थी, आज भी स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में लाइफस्टाइल को चुना। महंगे लोन लिए, महंगे घर ले लिए, गाड़ियां ले ली, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन किया। मैंने थोड़ा सा उससे नीचे रहा, तो मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई। चॉइस हमेशा आपकी होने वाली। दैट इज द थिंग कि आप जो कह रहे हैं कि आपकी चॉइस है, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम किस चीज़ के लिए चाहिए, यहाँ भी पॉइंट है। बिल्कुल। अब मैंने बताया वो लड़का 2.5 करोड़ में खुश है, कि ठीक है मैं 2.5 करोड़ में खुश हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी को ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, बाकी सब मैंने मैटर सॉल्व कर दिए पहले। तो क्या 2.5 करोड़ उसने जल्दी अचीव कर लिया, नाउ ही इज फ्री। अब वो 250 करोड़ भी बना सकता है। बिल्कुल। जॉन डी रॉकफेलर का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ठीक है, ही हु इज वर्किंग ऑल द टाइम हैज नो टाइम टू मेक मनी। ओके। He who is working all the time has no time to make money. जब आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास पैसा बनाने को टाइम नहीं है, क्योंकि आप तो जॉब कर रहे हैं ना, आपने अपना 100% अटेंशन किसी को दिया हुआ है। तो अब आप में उतनी स्ट्रेंथ बचती नहीं, उतनी मोटिवेशन बचती नहीं कि मैं घर जाऊंगा और मैं कुछ अपने लिए कुछ करूंगा। लोग पड़े जाते हैं लाश की तरह, जाके नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं, अमेजॉन देख रहे होते हैं, नहीं एफर्ट मारते 2 घंटा कोई कोर्स देख लें, पॉडकास्ट देख लें, सब देख लें। तो ही हु इज वर्किंग ऑल द टाइम हैज नो टाइम टू मेक मनी। बट जैसे ही आप फ्री हो जाते हैं, आप पैसा ज्यादा कमाने का आपके पास मौका आ जाता है, पर वो फ्रीडम के लिए आपको एक बेस अमाउंट चाहिए। अभी जब एक चीज़ और आती है हमारे यहाँ पे, जैसे कुछ लोग एडवाइस देते हैं, हमारे यहाँ पे दोस्त को एडवाइस दे रहे थे, उनका कहना था कि भाई ठीक है अभी तुम्हारे पास कुछ पैसा है, तो व्हाट यू कैन डू, 1-2 फ्लैट्स ले लो यहाँ पे दिल्ली में, और ताकि तुम बाद में जाके क्या करो, जब तुम रिटायर हो जाओ तो उसका जो अर्निंग है वो तुमको मिलता रहे, उसका जो रेंट आता है वो मिलता रहे। तो ये स्ट्रेटेजी कितनी ठीक होती है रेंटल इनकम वाली? रेजिडेंशियल में बहुत ही पुअर है रेंटल इनकम, 2% है। उसके ऊपर से आपको मेंटेनेंस करनी है, कभी 1 महीना खाली रह गया, ब्रोकर को चार्जेस दे दो, फिर टेनेंसी का प्रॉब्लम, कभी झगड़ा हो गया, कब्जा हो गया, ये हो गया। आई थिंक इट्स वेरी बिग हेडेक। पैसिव इनकम के लिए रेजिडेंशियल रेंटल आई थिंक इज द वर्स्ट एसेट क्लास टू हैव इन इंडिया स्पेशली, कि वहाँ तो यील्ड ही नहीं है, ना यील्ड है और परेशानी डबल है, ट्रिपल है। इससे अच्छा तो आप किसी बॉन्ड में डाल दो, किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल दो पैसा, तो वही आपको 7% दे देता है। तो मेरे को नहीं लगता है, तो बिल्कुल ही गलत एडवाइस है। सर भाई आप कह रहे हैं कि बहुत लंबा गेम है, लेकिन जिस हिसाब से एआई का आजकल सीन चल रहा है, मुझे क्या आपको लगता है कि बड़ी नौकरियां बचेंगी 6-7 साल में जो ठीक ठाक चल रही हैं? मुश्किल है। मेरे को लगता है 2-3 साल में बहुत सारी नौकरियां खत्म हो, अभी हो रही हैं। मैं अपने एक क्लाइंट से मिला, वो बीपीओ चलाते हैं यूएस का। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने नया ऑफिस लिया, मैंने बोला अच्छा, तो बोलते कि मेरा पहला ऑफिस जो था वो 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट का था, अभी मैंने 2,000 स्क्वायर फीट का लिया। मैंने ये तो छोटा ले लिया आपने। बोलता क्योंकि मैंने 40% वर्कफोर्स कम कर दी। तो और कौन थे? सेलिंग एजेंट्स थे जो कॉल करके बेचते थे, क्योंकि एआई से सेलिंग हो रही है, और वो यूएस में बेचते तो इंग्लिश में एआई तो वैसे ही बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल सिचुएशन इज नॉट गुड, और वो ना एंट्री लेवल जॉब्स खा रहा है एआई। तो जो बेचारे 25 साल 22 साल, आप सोचो ना, जो व्यक्ति 22-23 साल पढ़ के निकला बाहर, उसके साथ कितना बड़ा स्कैम हो गया। बिल्कुल। उसको समझ आ रहा है कि मैंने 23 साल पढ़ा, वो तो जीरो हो गया एकदम। अब मेरे को कुछ नया पढ़ना पड़ेगा अचानक से 1-1.5 साल में, ताकि मैं नौकरी करने लायक हो जाऊं। बिल्कुल। नौकरियां मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, पर उन लोगों को मिलेंगी जिनको एआई आता है, और किसी को नहीं मिलेगी। बहुत मुश्किल होने वाली है। और उसमें से भी किसी ने बहुत अच्छी बात बोली, सॉरी मैं आपको, कि भाई अगर इतनी नौकरियां, सब क्रिएटिव नौकरियां चली जाएंगी तो क्या करें? तो वो फाउंडर ने बोला कि प्लम्बर बन जाओ, क्योंकि प्लम्बर को एआई नहीं रिप्लेस कर सकता। मेरा दोस्त है, उसका यही कहना था, वो कह रहा, उसका लिटरली ये कहना था कि देखो मेरे को क्या करने का है, मेरे पास 2-3 काम है। मैं कॉन्ट्रैक्टर बन जाऊंगा, हाँ, जो उसके फैमिली में है, और या फिर मेरे पास 2 गाड़ियां हैं अपनी, उनको मैं ट्रेवल्स में लगा दूंगा। हाँ, कह रहा उसको कोई नहीं बीट कर सकता। हाँ, मतलब ये सब एआई प्रूफ है। उसका कहना है तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, मैं बच जाऊंगा। तो सिचुएशन अब ये आ गई, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं
इज वेल एजुकेटेड, वो भी इस तरफ जा रहा है। और आई थिंक उसका जो डर है वो जायज़ है, इस तरह से आप बता रहे हैं। और आप बात कर रहे थे कि 22 साल के 23 साल का बच्चा है, वो अभी जब आ रहा है मार्केट में तो उसको ये लग रहा है कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं एक तरीके से। हाँ, बिल्कुल जीरो हो गई उसकी पढ़ाई। और उसको ये लग रहा है कि अब मैं जो पढ़ूंगा वो ऑलरेडी बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो एआई में है, एआई के थ्रू आप ज्ञान ले रहे हो और वो ज्ञान ऑलरेडी मार्केट में है। तो इट्स काइंड ऑफ के लक भी बहुत अब साथ देना जरूरी लग रहा है मुझे कि यार एल्स तो बहुत। देखिए मैं आपको ना अपॉर्चुनिटी स्कैनर बनना पड़ेगा, फटाफट पहले चेक करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कहाँ है। और अब आप ये नहीं सोच सकते मैं तो साइंस वाला हूं तो मैं कॉमर्स नहीं करूंगा, मैं कॉमर्स वाला हूं तो मैं साइंस नहीं करूंगा, मैं ये हूं तो वो जो बकेटाइज लाइफ थी ना वो नहीं रहेगी। आपको वो करना पड़ेगा चीज जो जरूरत है, सिंपल। पर ये मौका भी है, अगर आप वो है ना क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल हैं, निम्बल हैं, तो ये वेल्थ क्रिएट करने का सबसे तेज मौका है। मतलब मैं तो 12-13 साल के बच्चों को जानता हूं जो महीने का 40-50 हज़ार रुपए कमा रहे हैं जस्ट बिकॉज वो एआई बेटर यूज कर सकते हैं। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को छोटे ऐसे लोग चाहिए होंगे जो उनको एआई में हेल्प करने वाले। तो अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है। बट हाँ, जो स्टैंडर्ड जॉब्स हैं जो पिछले 10-10, 20-20 साल से लोग कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने माता पिता हमेशा बोलते थे बेटा तुझे ये पास करेगा तो तेरे को ये वाली नौकरी लग जाएगी, वो समय शायद खराब होने वाला है। वो जॉब्स गई। मेरे एक दोस्त हैं, उनका क्या था, वो फ्रीलांस करते अपना 40-50 हज़ार रुपये बना लिया करते थे कंटेंट से सब चीज़ करके, राइटिंग करते थे 1-2 फर्म के लिए। 6-7 साल से काम चल रहा था। अभी 2 साल पहले क्या हुआ, ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले उनका मेरा काम ही नहीं रहा। मैंने पूछा भाई क्यों नहीं रहा, तुम 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे थे, 40-50 अब 20-25 कमा रहे हो गए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। उनका कहना है कि भाई कंपनी ने क्या किया, वो जैसे आप कह रहे कि 2 इंटर्न रख लिए, हाँ, और जीपीटी ले लिया एंटरप्राइज और उससे काम कर रहे हैं। अब वो कंटेंट जो आपका है वो उसने क्या कहते हैं सारा उधर डाल दिया। अब जीपीटी आपका कंटेंट सारा समझ गया है। आप देखिए पर्सनल असिस्टेंट्स का जॉब खत्म हो गया। लॉ में आप देखेंगे हर लॉयर के पास एक बंदा होता था जो पूरा चीज लिखता था। अब उसको जरूरत नहीं, उसको सिर्फ बोलना है। पहले वो किसी और को बोलता था, वो चैट जीपीटी को बोलेगा, वो लिख के दे देगा, और बहुत अच्छी भाषा में लिख के दे देगा, बहुत रिफाइंड भाषा में लिख के दे देगा। मुझे खुद कोर्ट में जाना था किसी चीज़ के लिए, मैं जीपीटी को बोला, मैंने कहा ये क्या करने का, उसने पूरा मुझे बना के दे दिया, इतने सारे पॉइंट्स दे दिए जो मैं सोच नहीं सकता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को ना एक इमीडिएट डिसीजन लेना था कि मेरे कुछ पेमेंट्स करनी थी, तो मैं कहाँ से करूँ, मैं पर्सनल से करूँ, कंपनी से करूँ, कहाँ से करूँ। और मैंने सीए फोन नहीं उठाया उस टाइम। तो मैंने यार मैं क्यों फोन कर रहा हूँ उसी को, मैं तो चैट जीपीटी से बात कर रहा हूँ। मैंने चैट जीपीटी को 4 क्वेश्चन पूछे, उसने ऑप्शन, आप ये करना चाहते हो कि ये करना चाहते हो, अच्छा ये करना चाहते हो, अच्छा ठीक है, अच्छा आपको लिए अगर आप ये करोगे तो ये बेनिफिट होगा, ये करोगे तो ये बेनिफिट, अब आप डिसाइड कर लो। तो उसने मेरे को एनेबल कर दिया डिसीजन लेने को कि भाई अब आप डिसाइड, फाइनली आप डिसाइड करो। पर ये है प्रोज एंड कॉन्स, ये तो यार ये तो सीए को रिप्लेस कर देंगे। सही भाई, आपकी नज़र में, बिकॉज आप सिर्फ उससे मिलते रहते होंगे, CXO से काफ़ी आपकी बातचीत रहती होगी, दोस्त लोग भी होंगे, तो कौन से कोर्सेज हैं जो लोग कर सकते हैं एआई से रिलेटेड, जिनमें आगे आपको लगता है कि हाँ एटलीस्ट कुछ बचा हुआ है अभी अपॉर्चुनिटी लोग के लिए? देखिए डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स बहुत ज़रूरी है। एआई में ना आप पहले ना ये सेगमेंट से आप किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, आप एक कंटेंट क्रिएटर की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग अलग टूल सीखने पड़ेंगे, जैसे एडिटिंग के टूल्स हो गए, स्क्रिप्टिंग के टूल्स हो गए। अगर आप कहते हैं नहीं जी मैं एंटरप्राइज लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, एक कंपनी है उसकी करना चाहता हूँ, तो आपको ऑटोमेशन सीखना पड़ेगा, विच इज़ वेरी इजी ऑन एआई। तो आपको ना पहले पता करना पड़ेगा मैं किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, उस प्रॉब्लम के हिसाब से आपको रिलेवेंट एआई सीखना पड़ेगा। पर अगर और मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ प्रोफेशंस की डिमांड बढ़ने भी वाली है। देखिए क्या होगा जब एआई आएगा ना, तो जैसे फैक्ट्री आई थी, मशीन्स आई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो लोगों को लगा था लेबर का काम खत्म हो जाएगा, पर लेबर का काम मल्टीफोल्ड हो गया था। क्यों? क्योंकि आउटपुट डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 10x हो गया। इसी तरीके आउटपुट अब भी 10x 100x होने वाला है। तो आप अगर इस समय में बंद जाए, मतलब आप सीख लें, डेटा एनालिटिक्स सीख लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लें, तो आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो मेरे को कन्वेंशनल पढ़ाई मिली थी, जो मैंने पहले 10वीं करी, 12वीं करी, फिर मैंने बीकॉम करी, उससे आपको नौकरी मिलेगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। हार्वर्ड का इस बार का प्लेसमेंट सीजन सबसे खराब प्लेसमेंट सीजन रहा है, क्योंकि बड़ी कंपनीज अब एमबीएस को ले ही नहीं रही। जो बीसीजी कर सकता था, मैकेंजी कर सकता था, वो चैट जीपीटी उससे बेटर कर रहा है। तो लोग कह रहे हैं क्यों इतना खर्चा करना हमारे को। पर यही है कि अगर आप उस कंपनी के अंदर हैं और उस कंपनी के अंदर बैठ के आप एआई को समझ सकते हैं, एजेंटिक
AI जो अब आ चुका है जो आपका ऑटोमेट कर देता है चीज़ों को, ये सब चीज़ें सीख लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। और इसके कोर्सेज आपको वैसे तो आप फ्री में भी सीख सकते हो अगर आप में बहुत विल पावर है, पर कोई ना कोई कोर्स होगा, क्या कितने का होगा, 50,000 का होगा, लाख रुपए का होगा यार। आजकल नॉर्मल बीकॉम करने जाओ तो लाख रुपए से ऊपर का खर्चा होता है, कोई बड़े कॉलेज में MBA कर लो तो 10-10 लाख का खर्चा होता है, 1 लाख का कोर्स कर लो तो बस। आई थिंक ये मेरा सजेशन होगा। और ऑटोमेशन का एग्जांपल मैं दूंगा अभी आपको संजय भाई। 4-5 दिन पहले मुझे किसी ने लिंक्डइन पे अप्रोच किया, हमारी पॉडकास्ट जाती है साइबर सिक्योरिटी पे, तो उसने बोला मुझे कि मैं आपकी सारी पॉडकास्ट निकाल दूंगा और उसको मैं इस तरीके से कैची बनाऊंगा लिंक्डइन पे कि आपके इंप्रेशंस बहुत सारे बढ़ जाएंगे, सब कुछ बढ़ जाएगा ये, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मुझे आपको क्या करना रहेगा, वो कहा कि आप मुझे एज अ सर्विस यूज़ कर सकते हो। मैंने कहा देखो मुझे टीम से पता करना पड़ेगा अपने ऑफिस में, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आप मुझे एक सैम्पल भेज दो। तो उसने मुझे एक सैम्पल भेज दिया। अब आई डोंट नो हाउ वुड ही टेक इट और यू टेक इट। वो सैंपल मैंने GPT को दे दिया, मैंने कहा तुम इस पे ट्रेन हो जाओ। वो सैंपल पे ट्रेन हो गया, उसने सारी पॉडकास्ट के उससे अच्छे निकाल दिए। अब आप ये देखिए सिचुएशन, उसके लिए उसने मेहनत करी, जो भी कुछ किया होगा, अब उसकी मेहनत को मैंने यूज़ किया, जस्ट सारा का सारा मेरे पास आ गया। तो ये सिचुएशन हो रही है, इसमें समझ नहीं आ रहा कि वो है कि आप स्मार्ट हैं अय्याज भाई। देखिए ये स्मार्टनेस हर व्यक्ति के पास नहीं होगी, तो उसका धंधा चलेगा। वो 10 लोग को सैंपल भेजेगा, 3 स्मार्ट होंगे, 7 तो नॉर्मल होंगे। 7 तो अरे वाह यार क्या काम किया लड़के ने, हायर करो इसको। तो 7 में से 2 कन्वर्ट होंगे, 2 तो में तो उसका काम हो जाएगा, धंधा बन जाएगा, बिजनेस बन जाएगा। तो इसमें मुझे भी लग रहा है कि यार मैंने सही किया या नहीं किया। मतलब देखिए मैं अभी हम मॉरल एथिकल पे नहीं जाते, वो ग्राउंड्स पे नहीं जाते, बट आपने क्या किया, आपने कोई चीज सीखने की कोशिश करी। मैं आपको हमारा सिस्टम बताता हूँ। हमारा सिस्टम ये है कि मेरी जो सबसे ज्यादा रील्स चली उसका एक स्क्रिप्ट का टाइप होता है। तो हमने क्या किया, वो स्क्रिप्ट टाइप उठा के चैट GPT में वो क्रिएट कर लिया, कस्टम GPT कहते हैं जिसे। हाँ, बिल्कुल। तो कस्टम GPT क्रिएट कर लिया, उसको बोल दिया ये स्क्रिप्ट 1 है, ये स्क्रिप्ट 2 है, ये स्क्रिप्ट 3 है, स्क्रिप्ट 4 है, 5 है। ओके जी, अब मेरे को एक टॉपिक पे वीडियो बनानी, मेरे को एक न्यूज़ आर्टिकल बहुत पसंद आया, मेरे को उस पर बनानी है रील। मैं वो न्यूज़ आर्टिकल पेस्ट करता हूँ और मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी उसके बाद, सिर्फ पेस्ट ही करना है। वो खुद डिसाइड करता है वो 5 स्क्रिप्ट में से कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ करेगा। तो स्क्रिप्ट 2 डेटा हैवी स्क्रिप्ट है, चलो आओ डेटा हैवी स्क्रिप्ट, आउटपुट दे देता है, हमें सिर्फ बोलना है। अब इतने पार्ट को भी मैं ऑटोमेट कर दूंगा वो टूल्स यूज करके, 11 लैब्स, एजेंट, ये वो जो भी हैं, ताकि एटलीस्ट अगर मुझे महीने की 50 वीडियो बनानी है तो उसमें से 20-25 AI से बन जाए, बची हुई मैं खुद बना लूँ। तो ये हमें सीखना पड़ेगा, हमारी रिक्वायरमेंट हो गई है लाइफ की। मतलब ये इसके बिना लाइफ चलेगी नहीं। अगर मैं आपको बोलूँ अय्याज भाई, लेट्स टेक AI आउट ऑफ योर लाइफ, अब आप रह पाओगे उसके बिना? नहीं, अब तो नहीं, बिल्कुल अब नहीं रह पाओगे। एंड सेम इज विद मी, स्पीड ही नहीं आ पाएगी जितनी स्पीड हम लेके आ रहे हैं अभी इस टाइम पे। आपने आते ही मुझे बोला संजय भाई आप बहुत कंटेंट डाल रहे हो, कैसे डल रहा है? ऐसे तो डल रहा है। एग्जैक्टली। संजय भाई आप आए हमारे साथ आज और आपने फिर से अगैन लोग एजुकेट किया। आप ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप आते रहें, एंड हम लोग चाह रहे हैं कि आपके साथ एक सीरीज शुरू करें। एंड मैं व्यूअर्स से भी कहूँगा आप लोग कमेंट करें उससे रिलेटेड कि आप लोग क्या देखना चाहेंगे, क्या समझना चाहेंगे संजय भाई से। फिर हम लोग बात करेंगे, उसके लिए प्लान करेंगे और फिर आपके साथ एक लंबा कुछ सीरीज शुरू करेंगे। डन, थैंक यू सो मच अय्याज भाई। आपने बोला मैं आता रहूँ, आप बुलाते रहिए, मैं आता रहूँगा डेफिनेटली। एंड इट इज सच अ प्लेजर टू स्पीक टू योर ऑडियंस, एंड आई होप आप लोग ने वैल्यू कुछ निकाली हो। कमेंट सेक्शन में बताना आपकी क्या टॉप 3 लर्निंग्स रही हैं, सो दैट मुझे पता चले कि आपने एक तो एंड तक देखा है और आपने कुछ लर्निंग्स लेके गए हैं। बिल्कुल, थैंक यू संजय। थैंक यू सो मच।